जाको बैरी सम्मुख बैठो ताको जीवन धिक्कार। 24 साल का जो आपका करियर है, इसमें कोई ऐसा केस जो बहुत ही शॉकिंग रहा हो? पिस्टल निकाली कोर्ट में आगे गया, उसकी चल रही है पुलिस। जब आप चंबल की डकैतों की इन सब की बात करते हैं, डकैत से मिले, वो उस समय सरेंडर कर चुके थे या जेल में। कभी फूलन देवी से मिले थे आप? मेरे पे लूट डकैती अपहरण जैसे केस है। बाइडेन का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल ये वीडियो ऐसे मिले, हम उसको किया वायरल, आदमी आइडेंटिफाइड किया, लाइसेंस कैंसिल हुआ, हथियार जब्त हो गया। अभी आपने रिसेंट केस सुना, गोली वाला जो होली के दिन जो मर्डर हुआ, आपने कट्टे लोड किए और गोली चला रहे, इंस्टाग्राम रील बना दी, उसे पीछे गाना लगा दिया। छोरा राव साहब इंडिया के अंदर, दिल्ली में, जनकपुरी में, कोलकाता में, इन सब स्कैनर पे पेपर स्कैन किया, फ्रंट पेज की स्टोरी, पीएससी का पर्चा लिया, उसमें इन्वॉल्व था डीएसपी रैंक का ऑफिसर खुद। अर्पण राउत क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया का बहुत ही जाना माना नाम है। आजकल ये पीपल्स अखबार के एडिटर हैं। जिन किस्सों के बारे में इन्होंने बात की है, क्राइम रिपोर्टिंग की जो इनकी जर्नी है पिछले 24 साल की, वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही एडवेंचरस है। लेकिन जिस तरह के किस्से और क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान इनके अनुभवों के बारे में जो इन्होंने बताया है, उसमें से बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि जो अखबारों में आए और कुछ बहुत दबा दिए गए, लेकिन उन्होंने खुलकर इन चीज़ों पे बात किया है। तो चंबल वैली जो बहुत ही इनफेमस था बिकॉज ऑफ द डकैत और शहरी बदमाशों की वजह से, ग्वालियर शहर में भी जिस तरह का क्राइम और चीज़ें पहले देखी जाती थी और कई बार आज भी हमें समझ में आता है, तो आपको क्राइम को देखने का जो थोड़ा सा नज़रिया देता है ये पॉडकास्ट, जो आपको इन किस्सों से आपको मिलेगा। बिफोर यू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, मैं एक छोटी सी मदद चाहता हूँ आपसे, वो ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आज हमारे स्टूडियो में है अर्पण भाई, और आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, क्राइम रिपोर्टिंग, डेड लिफ्टिंग से लेके सारी बातें करने वाले हम। ओके यार, एक चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट कर दी आपके बारे में। यू स्टार्टेड योर करियर एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। यस। क्राइम रिपोर्टिंग। हाँ, क्राइम रिपोर्टिंग तो नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन के बाद मुंबई चला गया, 1 साल का मैं डिप्लोमा कोर्स किया, वहाँ से लौट के आया था, कुछ मैं 21 साल की एज होगी मेरी। आया तो आप, मुझे लगता नहीं ग्वालियर में इसके पहले किसी ने मास कम्युनिकेशन का प्रॉपर पढ़ाई करके, कोई जर्नलिज्म की पढ़ाई करके कोई लड़का ग्वालियर आया होगा। वो मैं फर्स्ट था ग्वालियर का। और जब आपको लगता है कि आप मुंबई से आए हो, तो मुंबई बड़े शुरुआत से एक बड़ी माया नगरी और बड़ा नाम, बड़ा एक फिल्मी टाइप का लगता है, सपनों से ज़िंदगी लगती है। आप जब आए तो लगा कि अब तो, तब सपना ये था कि हम किसी, तब स्टार न्यूज़, एबीपी न्यूज़ हुआ करता, एबीपी न्यूज़ तब स्टार न्यूज़ हुआ करता। फिर तब लगा कि आज तक क्या ऐसे बड़े किसी चैनल में जॉब करेंगे, सब करेंगे। पर घर वालों ने बुला लिया वापस। आए वापस यहाँ ग्वालियर, तो ग्वालियर में ऑप्शन थे नहीं ज़्यादा। दैनिक भास्कर, नवभारत, यही 2 ब्रांड थे। बाकी स्वदेश, आचरण, जो कांग्रेस सरकार ने बड़े आखिरी सांसें ले रहे थे उस टाइम पे अपनी। तो लगा कि अब मुंबई से आए, हम पढ़ लिख के आए, तो अब यहाँ तो आते ही एकदम हाथों हाथ हमें एकदम कुर्सी मिल जाएगी और करेंगे। तो जब गए, लगा कि अपन ने अपने मास कम्युनिकेशन का अपना मार्कशीट लगाई, अपना रिज्यूम बना के तैयार करके जब दिया, तो नौकरी कहीं नहीं मिली हमें कि भाई पढ़ लिख क्या है और क्या, ऐसे ज़्यादा क्या है। तो चूँकि पढ़ा मैं शिशु मंदिर से हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर से, और तब शाखाओं में आना जाना, और जो मेरे सीनियर थे सबसे मेरा भी लगातार मैं कनेक्ट हूँ उनसे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप जब तक आप पे कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप स्वदेश में आप बैठना शुरू कीजिए। स्वदेश में गए तो अपन तो जाके सीधे गए, वहाँ पे जो सीनियर्स थे उनसे बात हुई, तो सीधे अपन तो पैकेज की बात कर रहे थे। तो हमें पता नहीं था और इन्हें भी नहीं पता था कि पैकेज क्या होता है। तो हाँ, आपको देखेंगे, करेंगे, आप शुरू करिए। तो अब गए, नए बच्चे थे, 6 महीने तक तो कोई पगार नहीं मिली थी मुझे कि आप अभी इस लायक हो जाइए तो आपको करेंगे। आके जैसे शाम को प्रेस नोट आते, 50-60 प्रेस नोट मिल जाते थे। और तब कंप्यूटर हुआ नहीं करते थे, आज से 23-24 साल पहले। तो हमें फिर एक जो अखबार की जो रद्दी बस्ती थी, जिसमें प्रिंट होता है अखबार, तो उसके ऐसे पैड बनते थे वहाँ, पेन से, डॉट से, फिर वो लिखते थे, फिर वो टाइप होते थे अंदर जाके, उसका पूरा डिपार्टमेंट होता था, फिर वो अखबार पे छपते थे। मतलब प्रेस रिपोर्ट से अखबार, वो रिपोर्ट बनाना। हाँ, तो प्रेस नोट आते थे, जैसे कि आपने कोई आयोजन किया, कि गरबा हो गया, डांडिया हो गया, कुछ भी हो गया,
फ्लावर का कुछ इवेंट हो गया या कुछ भी ऐसा XYZ, तो हमें वो लिख के कागज़ पे लिखा, फिर वो टाइप होके फिर वो छपने आता था। तो इसके बाद 6 महीने बाद जब बड़ा हमने बोला कि सब 6 महीने हो गए, और तब उस ज़माने में मैं बुलेट से आता था, मुंबई से आया था, तो तब रिलायंस के एक फ़ोन आया था छोटा वाला रिम, वो यूज़ करता था। CDM में फ़ोन, पगार थी नहीं, पहली पगार लगी 650 रुपये महीना लगी। तो अब क्या करें, मरता क्या नहीं, करना यही था, जिद थी कि करेंगे तो यही करेंगे वरना कुछ नहीं करेंगे। तो फिर शुरुआत किया तो बहुत छोटे थे, आदमी सीरियसली लेता ही नहीं था, कहीं जाते थे तो पत्रकार ऐसी इमेज क्या होती थी उस ज़माने में, कोई ऐसा बुजुर्ग सा आदमी होगा या 1.5 उम्र का आदमी होगा, झोला टांग के चल रहा है, बड़ा सा चश्मा लगाया होगा। हमारी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी उस ज़माने में। तो बड़ा स्ट्रगल का दौर था कि लोग हमें समझते नहीं थे, उम्मीदें जो थी वैसा कुछ मिला नहीं, सपने जो देखे, जो पढ़ा, जिस लेवल पे पढ़ा, जैसे सपने देखे, ज़मीन एकदम उलट थी एकदम से जब आए तो बड़ा नर्वस हो गए थे सब था। पर एक ही था कि मुझे लगता है कि आप कंटिन्यू रहना चाहिए, अपना जो टारगेट है, आपकी जो ड्रीम है, आप लगे रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो अब इस शहर ने बहुत कुछ दिया है। और फिर ये कैसे शिफ्ट कैसे है, मतलब आपको कैसे पता चला कि अब आप क्राइम रिपोर्टिंग करना चाहिए? एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि हर शहर का अपना एक मिजाज होता है, और जैसे मुंबई में सेलिब्रिटी बॉलीवुड इसका बड़ा क्रेज़ है, और हम जिस जोन के हैं, हम जिस अंचल के लोग हैं, ग्वालियर चंबल के, यहाँ अपराध ही और क्या, मतलब डकैत बीहड़ ये सिर्फ अपने यहाँ, मतलब अपने यहाँ सिर्फ अपने यहाँ ही और कहीं नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे क्राइम रिपोर्टर बड़ा, मतलब यहाँ पे क्राइम कवर करने वाला सबसे फास्ट और सबसे, मुझे लगता है कि सबसे काबिल जर्नलिस्ट माना जाता है उस दौर में। तो जब मैं वहाँ गया और मतलब मैं देखा वहाँ की क्राइम रिपोर्टर कैसे काम करता है और तरीका देखा काम काज का, और फिर शुरुआत से थोड़ी से क्या बचपन से ही नटोरियस अपन थे ही, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अपना एक वो भी था, शौक भी था कि कैसे क्या हथियार, और जो बचपन से नटोरियस होने का क्या सेंस है कि इस तरह से मतलब अपने कॉलेज टाइम पे भी लड़ाई झगड़े किए, और आज जर्नलिस्ट हूँ तो उसकी वजह भी यही है, मेरी स्टूडेंट लाइफ में झगड़ा हुआ बड़ा। तो घर वाले मतलब मेरी निर्गतों से परेशान रहते थे, तो उन्होंने फिर मुझे मामा के मुंबई भेज दिया था। तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई नहीं था, मुझे आप एज ए एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं कि मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, कुछ सोचा ही नहीं था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। मैं यहाँ से मुंबई चला गया, कोई काम नहीं, 2-3 महीने ऐसे घूमता रहा वहाँ, यहाँ बीच पे बैठे हैं, जूहू चौपाटी पे बैठे हैं, कहीं यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे, कोई काम नहीं था मुझ पर। फिर एक दिन मामा मेरे टीचर हैं, मुझे एक दिन वहाँ, तब काउंसलिंग होती थी मुंबई में अपने यहाँ नहीं था ये, बड़ा अपने कॉन्सेप्ट नहीं था ये। तब वहाँ मुझे काउंसलिंग हुई, उनने बताया कि कैसा, मामा ने बताया गुस्से का तेज है, थोड़ा सा वैसा है, ये है वो है, चंबल से। तो उन्होंने कि आप जर्नलिस्ट के लिए आप करो, यहाँ पे गरवार इंस्टीट्यूट है सांता क्रूज कलीन यूनिवर्सिटी में, आप यहाँ एक फॉर्म भर दीजिए, एग्ज़ाम होगा। तो हो गया, 40 लोग सेलेक्ट होना थे, कुछ 2400 नंबर आया था, हो गया। तो फिर जर्नलिस्ट बन गए, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा करेंगे। पर जब अखबार है दफ्तर में पहुँचे, लगा कि यार क्राइम रिपोर्टर मतलब यार रोज़ नयापन है, आज लूट है, कल डकैती है, फिर मर्डर है, फिर नयापन है। तो फिर रात में सड़कों पे घूमना एक आज़ादी थी, तो एक बड़ा रोमांच लगता था कि यार क्या जीवन है ये, इसको जीना है। और फिर जो सीनियर्स थे उस ज़माने में, उनका जब देखते थे कि मतलब क्या रुतबा और क्या रुबाब था, तो बड़ा इंस्पायरिंग था वो हमारे लिए। तो नहीं, अब तो यही बनेंगे। तो फिर मैं क्या करता था कि उस टाइम पे बहुत बच्चा ही था, गाड़ी थी मेरे पास, और जिस अपन संस्थान में काम कर रहे थे वहाँ लोग ऐसे थे कि उनकी स्थितियाँ नहीं थी उस टाइम, तो मर्डर हो गया था, फ़ोन आ गया मर्डर हो गया वहाँ पे। अच्छा, तो अपन अपनी भाई बच्चे चलो गाड़ी उठाओ, हाँ सर बैठो, अच्छा। तो उनको लेके अपन स्पॉट पे जा रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, अपन अलग देख रहे हैं, कर रहे हैं कैसे कर रहे हो बात, क्या देख रहे हैं, मर्डर हो गया क्या हो गया, तो अपन भी उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जब लिखने बैठे तो 2 चीज़ें हमने नहीं बता दी कि सब उसमें ऐसा भी था। अच्छा ठीक है। फिर ये होने लगा धीरे धीरे, यार हो गया तो एक काम कर, तू ही चला जाए यार, देखा फिर मुझे बता देना। ओके। तो लोग आज के दौर में बच्चों में इतना पेशेंस नहीं है, और अपना मुझे लगता है कि ये ईगो हर्ट हो जाता है उनका कि सब मैं क्या ड्राइवर हूँ क्या, यार मैं क्यों जाऊँ, मेरा काम नहीं है, मुझे आप तो सैलरी देते नहीं है। उस टाइम पे सीखने की ललक थी, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता था।
तो उनको बिठा के उनको लेके भी जा रहा हूँ, अपना पेट्रोल लगा रहा हूँ, मुझे पगार नहीं मिल रही है। मैं जाके जब सीखता था उनसे, दिखता था कि ऐसा ऑब्जर्वेशन करता था, पुलिस क्या कह रही है, पड़ोसी क्या कह रहा है, खबर बन रही थी, दो तीन नए पॉइंट हम देते थे उसमें। तो ये चीज़ डेवलप हुई, फिर उनने भेजना शुरू किया, फिर धीरे 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 फिर हम ही क्राइम देखने लग गए एक दिन। तो मैं 24 साल की उम्र में नई दुनिया में पहला मुझे लगता है मध्य प्रदेश का किसी बड़े ब्रांड में मैं चीफ क्राइम रिपोर्टर था। अच्छा, हाँ, ये किया आपने। बहुत ही शानदार। नींद नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, जुनून था, पैशनेट थे काम को लेके कि नहीं। क्या होता है मतलब एक क्राइम रिपोर्टर की जो थोड़ा सा हमें ये समझाओ कि ज़िंदगी जैसे आप क्राइम सीन पर पहुंचते हो, हमने फिल्मों में देखा है कि भाई एक डिटेक्टिव है, वो ढूंढ रहा है, सुराग ढूंढ रहा है, वो ऑब्जर्वेशन उसका बहुत अलग है, ये चीज़ें। पुलिस वाला है, उसका अपना अलग ऑब्जर्वेशन है, वो एविडेंसेस के लिए देख रहा है, चीज़ें कर रहा है। क्राइम रिपोर्टर क्या देखता है? क्राइम रिपोर्टर को आप दूसरा डिटेक्टिव कह सकते हैं, किसी कोई आप कह सकते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर ही है दूसरा। मतलब एक आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, वो आप क्राइम रिपोर्टर को कह सकते हैं। कि हम जितना आप इतने मर्डर देखने के बाद, इतनी डेड बॉडीज़ देखने के बाद, मैं कहता हूँ इतने सुसाइड देखने के बाद, ये सब इतना सब देखने के बाद ज़िंदगी में हज़ारों चीज़ें, मौतें, लाशें, अपराध देखने के बाद, वारदातें देखने के बाद, जब चीज़ें रिपीट होती हैं ना, तो आपको फिर चीज़ें, मतलब आप उनमें पैटर्न ड्रॉ करने लग जाते हैं, पैटर्न समझ में आता है आपको। तो मर्डर हुआ है तो अब जैसे किसी को बहुत ब्रूटली मर्डर किया गया है कि 8-10 वार है चेहरे पे, इधर उधर, कई बार उनके प्राइवेट पार्ट काट दिए जाते हैं, मतलब इस तरह से डेड बॉडी मिली है। तो इतने में समझ में आ जाता है कि बहुत वहशीपन से मर्डर हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आदमी बहुत भरा हुआ था इससे, और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो लगता है कहीं ना कहीं किसी अवैध संबंध हो या इसको लेके मर्डर हुआ है। तो ये चीज़ रिवेंज वाला मर्डर है। कई बार ऐसा होता है कि गला रेत के साथ उसका गर्दन ही काट दी उसकी। कोई भी साधारण आदमी कभी भी, किसी की दम नहीं है कि गर्दन काट दे ऐसे। तो वो कौन कर सकता है ऐसा? तो जो प्रॉपर जो पोल्ट्री में जो काटने वाले लोग होते हैं, प्रॉपर एक कास्ट का नाम नहीं ले सकते हम, तो उनके तरीके से मारा गया। तो वो दिया कि इसी के आसपास का यही है। तो ऐसी चीज़ें, मतलब अब इतना सब देखने के बाद ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये किया गया है। और फिर आप एक दौर में इतना जीने लगते हैं, इतना लिखने लगते हैं, सोशली भी एक्टिव रहते हैं, तो आपके सोर्स भी बनते हैं। फिर गैंगवार हो गया किसी, मतलब ये सोर्स जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन, हाँ, वो सोर्स कोई भी है, वो सोर्स आपका सब्जी वाला भी है, पान वाला भी है, पुलिस का एक ऑफिसर भी है, राइवल गैंग भी है, आपसे किसी की चली वो हमें सोर्स है, वो सब हमारे सोर्स है। तो सबसे वक्त दो आप जिसको दोगे और जिसकी सुनोगे वो आपका सोर्स है। तो हर किसी का अपना एक हित होता है। अच्छा, खबर देने के लिए। आपका राइवल गैंग है तो आप चाहते हो कि सामने वाले का इनकाउंटर हो जाए या फलाने के संग ये हो जाए, इसने गलत किया है, आप साहब ये छाप दो, तो एविडेंस फलाना ये है, या किसी का सताया हुआ आदमी है। तो ये चीज़ें हमारे लिए तो खबर है, हमें खबर जीना है। तो उसके लिए फिर हमें, कई ऐसे हैं जो आप सब कहोगे जो लावारिस लोग हैं, जो सड़कों पे रहते हैं, वो मेरे सोर्स हैं। एक इंदिरा का चौराहे पे एक बच्चा घूमता है, आज तो खैर किसी एक परिवार ने उसको रख लिया, वो उसकी स्टोरी करी मैंने एक बार। वो लावारिस बच्चा है, सड़कों पे ऐसे ही घूमता है, छोटा सा था, तो मिल जाए तो उसको ऐसी रात में घूम रहे, तो पुलिस वाला खड़ा है, गाड़ी साफ कर रहे, सब कर रहे, तो उसको किसी रख लिया, किसी ने उसको अपना गोद वोद ले लिया, उसको मोबाइल दे दिया। तो वही रात में कहाँ सो रहे हो, रात में 2:30 बजे फ़ोन कर रहा है, यार लूट हो गई यहाँ पे रात में दाल विहार में। तो फिर अच्छा, तो सोर्स ऐसे भिखारी, लावारिस, ऐसे लोग भी अपने संपर्क में हैं, तो जो सोर्स जानते हैं कि हाँ भैया पत्रकार है। तो मतलब ये आपके जॉब का डिस्क्रिप्शन नहीं, मतलब आपके जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू डेवलप दैट सॉर्ट ऑफ नेटवर्क, बट आपके बहुत सारा काम आता है ताकि आप अपने काम को और बेहतरी से करें। जर्नलिज्म मुझे लगता है पूरा, इसको आप देखोगे, एक जो मैं आपको सक्सेसफुल जर्नलिस्ट वो है जिसका पीआर बहुत ज़बरदस्त है, जिसका पीआर बहुत ज़बरदस्त, पब्लिकेशन बहुत तगड़ा है, जिसकी नेटवर्किंग अच्छी है। आपको टाइम देना पड़ेगा लोगों में, लोगों के लिए करना पड़ेगा आपको, तो लोग आपसे जुड़ते हैं, भरोसा मानते हैं आप पे। क्योंकि आप बिना पब्लिक रिलेशन के लोगों से बिना जुड़े, कनेक्ट हुए, उनका भरोसा जीते, आप एक अच्छा पत्रकार कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। ये सबसे बड़ा इसका वो है।
दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग। तो इन पूरे जो 24 साल की जो आपका क्राइम रिपोर्टिंग करियर है और जो भी 24 साल का जो आपका करियर है, इसमें कोई ऐसा केस जो बहुत ही शॉकिंग रहा हो जिसको आप साझा करना चाहें हमारे साथ कि यार ये बहुत ही लाइफ में ऐसा आज तक आपको याद रहता है? ऐसे तो मुझे लगता है 24 साल की ज़िंदगी में 50 केस ऐसे होंगे कि जो मतलब याद आते हैं, सोचते हैं कि क्या हो गया था, क्या ही कर दिया था। तो ऐसे 2-3 केस हैं, पर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि मतलब उस टाइम पे ये व्यापम कांड कुछ नहीं था, ये सब अंदर ही अंदर चल रहा था, कभी किसी को कुछ नहीं पता था, उजागर नहीं हुआ था। मुझे एक यहाँ एसपी हुआ करते थे विजय कुमार सूर्यवंशी, उन्होंने अपने जीओस थे, इनके जितने स्टेट ऑफिसर थे, सबकी मीटिंग ली रात में कि पीएससी का पेपर था और इत्तेफाक से मैं भी पीएससी का एग्ज़ाम दे रहा था। ये बात है 9 जनवरी 2008 या 9 की, अब शायद इस तब की होगी, अब मतलब एग्जैक्ट सन मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा दोस्त है गौरव, उसका बर्थडे था, सेंटर पार्क में हम पार्टी कर रहे थे, ज़बरदस्त ठंड थी, कोहरा छाया हुआ था, पार्टी कर रहे थे। तो मेरे मिलने वाले डीएसपी रैंक के ऑफिसर थे, मतलब मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते थे, हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी। उनका फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा है कि यार वो ये पीएससी का पेपर है और वो बता रहे हैं आप कोई पेपर बेच रहे हैं, एसपी साहब ने बुलाया था, तो यार ये नंबर है यार देखना कोई अपना कोई कहीं नेटवर्क में कहीं समझ में आता है किसी। तो मैंने पार्टी कर रहे हैं, छुट्टी है, नहीं क्या यार ठीक है देख लेंगे। तो अपनी एक आदत है खबर को लेके, मतलब एक अच्छा जो मैं कहता हूँ सच्चा जो पत्रकार होगा, जो बेसिक पत्रकार ही होगा, वो खबर को लेके बेचैन ही मिलेगा आपको, बेचैन ही मिलेगा। अच्छा, बेचैन ही मिलेगा कि वो खबर के पीछे लगा ही रहेगा, वो लगा ही रहेगा, खोदता ही रहेगा, उसको खोदता ही रहेगा, मतलब कुछ भी करे लेकिन मैं दिमाग में बैठा था पार्टी में, तो मैं उसको जो नंबर दिया था मैं उसको करता रहा और फिर मैं उसको फ़ोन लगाऊँ नंबर 1। तो रात में वो 10:30 पौने 11 पे नंबर लग गया मुझसे, लग गया। तो उसने इत्तेफाक से फ़ोन खोला होगा सामने वाले ने, मैंने फिर उसको बात की, मैंने यार भाई साहब नमस्ते, किसने नंबर दिया है? तो मैंने जाने जो मुँह में नाम मैंने ले लिया, भाई फला नहीं दिया यार, भाई साहब वो पेपर चाहिए था। अरे यार तू कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अरे मैंने भाई साहब आपके ही लोग हैं, बता आप क्या करना है। तो उनने के काम कर, तू वहाँ मिल जाएगा, कटोताल रोड पे मिल जाना, कटोताल। तो मैंने कहा ठीक है, कितने बजे? कहते 12 बजे मिल जाना। मैं ठीक है। अब उस दिन मैं पार्टी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ, मेरा पेपर है कल मेरा पेपर है पीएससी का। मैं किया चलो 1 घंटे थोड़ा सा करके फिर अपन सुबह उठ के जाएंगे। जैसे ही उसने बोला कि वहाँ आ जा, सबसे पहले मैंने उनको तो डीएसपी को फ़ोन किया, मैंने भैया बात हो गई ऐसा और ये यहाँ बुला रहा, हाँ ठीक है, वेल डन, तुम मिलो, क्या करना बता। तो मेरे पास गाड़ी थी मेरी, तो मैंने मुझे तो बाइक चाहिए, और मैंने कि मेरा दोस्त है जो यहाँ पे स्पेशल टास्क में उसमें था, मैंने मुझे उसको साथ में आप भेज दो। ठीक है। तो वो आ गया, बाइक आ गई। सबसे पहले अब नई दुनिया में था, तब मैं नई दुनिया फ़ोन किया मैंने सिटी चीफ को, चंद्रवेश पांडे जी को, भाई साहब अखबार रोक के चलना, एक बड़ी खबर ब्रेक कर रहा है। क्या है? मैंने ऐसा है, फालतू चक्कर में पढ़ना, इजी देखना, ये देखना वो देखना। मैंने ठीक है। हम साहब पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए तो हम खड़े हो गए, वो जोधपुर मिष्ठान भंडार है कटवाताल रोड में, उसके ठीक सामने वाली पट्टी पे हमने बोला था। मैं खड़ा हो गया, मेरा जो एक दोस्त था पुलिस में, वो सिविल ड्रेस में, वो खड़ा हो गया सामने। खड़े रहे। अच्छा, पुलिस में सब जानती थे रात में तो मैंने कि रात में अभी गश्त 12 बजे शुरू हो जाएगी, पेट्रोलिंग होगी, तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, और कैसे खड़े, तो जो पेपर देने आने वाले होंगे वो डर जाएंगे तो मैंने कहा यार तुम, वो पुलिस में था, मैंने तुम वहाँ खड़े हो जाओ, मैं थोड़ा सा यहाँ आड़ में रहता हूँ, घूमता रहूँगा। ठीक। 5 मिनट हुए होंगे कि लाल बत्ती लगी, पुराने ज़माने की, वो जो कमांडर जैसी मेजर जीप, अच्छा, जिसमें से कपड़े टाइप के गेट रहते थे वैसे। ओके, वो जो सॉफ्ट हुड रहता था, सॉफ्ट हुड महिंद्रा की आती थी गाड़ी मेजर। अच्छा, वो आई और आई, उसे बत्ती लगी हुई। तो मैंने क्या साला ये कंपू थाने का स्टाफ आ गया है, ये परेशान करेगा। तो मैं ऐसा थोड़ा सा अनदेखा करने लगा, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, क्यों कैसे खड़ा है? तो मैंने देखा तो उसमें पुलिस, मतलब सब सिविल वैसे थे, सिविल ड्रेस में थे, पुलिस ड्रेस में कोई नहीं था। तो मैंने कहा यार ये क्या है? तो मैंने बस ऐसे ही मिलने आया था, अर्पण नाम है, मैंने कहा पेपर लेने आया। तो मुझे काटो खून नहीं, मैंने कि यार ये पुलिस की गाड़ी में मुझसे पूछ रहा है। तो मैं शॉक्ड हो गया
वो कौन खड़ा है? मैंने कि बड़े भैया है। पैसे लाया है पेपर के लिए? मैंने कि हाँ, मैंने यहीं से बस लेके आ रहे हैं, वो ATM से भैया निकाल के ले आएंगे। अब मैंने कहा कि दोनों चल, एक लड़का था भूरा, उतरो और इनसे पैसे लेना अंदर हॉस्टल में ले जाओ, मेडिकल हॉस्टल में ले जाओ, 4 नंबर रूम में बैठाओ और ये पैसे ले आए तो इनको पेपर देना। जैसे ही भूरा उतरा, मैंने वैसे 1 मिनट टॉयलेट कर लूँ, और मैंने उनको ही अपने DSP को जाके आड़ में जो बंजारे बैठते हैं ना उसके कोने में जाके फ़ोन किया और टॉयलेट करने नाटक करने लगा। पूरी फुल रिंग गई, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। अब मैंने कि मैं तो गए काम से, तो अब मैंने फिर फ़ोन काटा और मैं आ गया से, ये आगे भूरा के पास, भूरा था 6-6 फुट का लंबा जोड़ा, और पर मेरे साथ जो था, जो पुलिस मेरा फ्रेंड था, जो वो भी अच्छी हाइट पर्सनैलिटी, अच्छा एथलीट था वो भी। तो मैं जैसे उसके पास आया, इतने में लिख के आ गया उनका नाम। तो मैं फट से उठा, हाँ मम्मी, हाँ भैया आ गए। तो अबे तुम कहाँ हो, तुम क्या हो गया? अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कहाँ हूँ? मैं यहाँ जूझ रहा हूँ, अब मैं कैसे बोल दूँ कि हाँ ये आ गया है, इसका पेपर है इसके पास, आ जाओ पकड़ने, बोल नहीं सकता था मैं। तो हाँ मम्मी आ गए, बस हम ये मेडिकल हॉस्टल पे पास ही हैं, और बस मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। उनने फ़ोन कट किया, अपन ने किया। अब वो कहने लगा कि एक काम करो, गाड़ी लगाओ, किसी से मंगवा लो, दोनों चलो 4 नंबर में। तो हमने कहा ठीक है साहब, आप क्या करें? तुमने क्या करना, मुझसे इशारे पूछा। तो मैंने की गाड़ी, हमने स्प्लेंडर लगाई, आगे वो भूरा जो था, पीछे अपना मेरा मित्र, और उसके पीछे मैं। अच्छा। तो मुझसे अब अंधेरे में वो एक ना जाली लगी है, वैसे उसमें जाली लगी हुई है, मतलब जो मेडिकल कॉलेज के बाद जो बंजारे बैठते हैं इस तरफ। करें। तो वो काटी हुई थी, ऐसे कच्चा रास्ता बना हुआ था जाने के लिए, वो गाजर घास लगी हुई उसमें से होते हुए। तो मुझसे पूछता है क्या करें, इशारे से उसने पीछे पलट मुझे, क्या करें? तो मैंने कहा कवर करो इसको, ले लो, पकड़ लो इसको, क्योंकि अपन वहाँ चले गए तो फिर किसी काम के नहीं बचेंगे। वहाँ इतने लोग हैं, क्या है क्या नहीं, अपन एक बार किसी प्रेमाइसिस में नहीं घुस गए तो अपन फंस जाएंगे। तो उसने वैसे किया और रुक गया, उसने लंबे उसने पिस्टल निकाली अपनी कोप की, आगे गया, उसके चलती और पुलिस। तो वो एकदम शॉक्ड हो गया। तो वो इतना, मतलब कहते हैं कितना दुस्साहसी था वो, उसने उसको धक्का दिया, पलटा पीछे दौड़ने को, तो वो मेरे यहाँ से टकराया। तो अपने कुछ नहीं सूझा, अपन ने उसकी जो जैकेट या स्वेटर, बहुत ठंड थी उस टाइम, पकड़ के मैं गिर गया, तो दोनों गिर गए, वो आके बैठ गया छाती पे। इतने हमने फ़ोन किया, गाड़ी बुलवाई तो कंपू थाने लेके, और जो DSP थे वो भी आ गए, स्टाफ आ गया, सब आ गया। अपना सिर्फ एक उद्देश्य था, पेपर कहाँ है। अपन ने उसके जो पहना था लोगों, उसमें से पेपर निकाल लिया। तो हाथ के लेके क्वेश्चन ऐसे थे उसमें, बाकायदा पेपर था। मैंने अपने सिटी चीफ को फ़ोन लगाया, मेरे एक 2 कलीग थे, कपिल इन सब, ये गाड़ी लेके आ गए। मैंने कि अब तुम जानो तुम्हारी धर्मशाला, मैं बैठा कार में, सबसे पहले गया ऑफिस नई दुनिया, स्कैनर पे पेपर स्कैन किया, फ्रंट पेज की स्टोरी, PSC का पर्चा लीक, वो स्टोरी मैंने ब्रेक करी। तो उसमें फिर बाद में इतना चला कि ये व्यापम कांड जब अब खुला, उसकी भी जड़ें पूरी ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से थी। पर आप सिस्टम मानिए, या इनका इतना बड़ा माफिया था कि इतना सब होने के बाद उसमें इन्वॉल्व था DSP रैंक का ऑफिसर खुद। ओके। ग्वालियर रेंज में पोस्टेड था वो, उसका बेटा ये पूरा काम कर रहा था, सब कर रहा था। पर आप देखिए, जांच के नाम पे उसमें कुछ नहीं हो पाया उसका। और वही जड़ें होती जब 2016 में और 17 में जब ये व्यापम कांड खुला 15-16 में, तो पूरी जड़ें फिर वहीं से निकली थी, वही लोग इन्वॉल्व थे। तो फिर बाद में सब रेप्रिमांड हुए सब? नहीं, वो तो उसमें कुछ नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ उसमें। ये आप समझो कि व्यापम कांड में जिसमें इन्वॉल्व गवाह और कहेंगे आरोपी 50 से लोगों की मौतें हुई हैं उसमें। तो इसकी बिगिनिंग थी उस जमाने में जब दुनिया नहीं जानती थी, और अकेला सिर्फ PMT नहीं था, जितने भी बड़े एग्जाम थे जिनके थ्रू सरकारी नौकरी लगती थी, उसमें सब में ये माफिया काम कर रहा था। और ये दुर्भाग्य है कि एक्सपोज करने के बाद भी सिस्टम में किस तरह से जंग लगी थी, सब वही लोग थे कि कुछ नहीं होने दिया। तो यार, जब आप ऐसे केसेस पे काम करते हो, आप अपने जान का जोखिम लेकर ये सब चीज़ें कर रहे हो, और फिर आपको जब ये पता चलता है कि यार उसमें कुछ हुआ नहीं, आप वो महज एक खबर बन के रह गई, या फिर लाइक जिस तरह का रिजल्ट आ जाने चाहिए सोसाइटी में हो जाना चाहिए,
वो चीज़ नहीं होती, तब आपको कैसा फील होता है? देखिए क्या होता है कि जब आप नए नए आते हैं तो आपको लगता है कि आप बड़ा क्रांति ला देंगे। जब आप पत्रकार बनते हैं तो आपको लगता है कि अब मैं क्रांति ला दूंगा अपनी कलम से और पूरे देश और दुनिया समाज बदल दूंगा। पर धीरे धीरे आपके मुगालते दूर होने लगते हैं ऐसे घटनाक्रमों से कि आपको समझ में आता है कि सिस्टम कितना हावी है। पर जर्नलिज्म एक टाइम पे था, लोग थे, अखबार निकालने के उद्देश्य थे लोगों के पास, उन्हें पता था क्या है, क्यों करना है, सबकी जिम्मेदारी थी समाज के प्रति। अब आप देखेंगे कि अब जिस हिसाब से मतलब आप पहले एडिटोरियल बड़ा पार्ट हुआ करता था किसी भी अखबार का, और मार्केटिंग बहुत छोटा पार्ट हुआ करता था। आज की डेट में मुझे लगता है कि अब 80-20 का रेशो रह गया। अखबार में अब मतलब बिजनेस बड़ा पार्ट है, और मुझे लगता है कि एडिटोरियल पार्ट बहुत ही मतलब बावजूद इसके कि बिजनेस जो जितने भी अखबार हैं वो ये बोलते हैं कि हमें फिर भी पैसा कमाने के लिए बहुत सारी और चीज़ें करनी पड़ती हैं, बिकॉज हमारा सिर्फ और सिर्फ खबरों से सस्टेन नहीं कर पाना हो पा रहा है। नहीं हो पाता। फिर मुझे लगता है कि जब बिजनेस जब होता है तो समझौता भी करता है, फिर अखबार समझौते करना पड़ता है। आप कहीं किसी भी ग्रुप से, किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी बड़ी कंपनी से मोबालाइज है, ये बड़ा काला और कड़वा सच है। तो आप समझौता करेंगे, क्योंकि आज पार्शली करेंगे पर करेंगे। हाँ, मतलब आप जितना हो सकता है आपसे आप उतना स्ट्रेच तो करेंगे ही अपने आप, क्योंकि वो न्यूज़ और पीआर के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क भी कई बार बहुत मुश्किल होता है समझना। तो इसी चीज़ में अब जैसे सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन सब के दौर में आप कैसे देखते हो कि इसने कैसे रिपोर्टिंग को या क्राइम रिपोर्टिंग को कैसे बदला है? देखिए मुझे लगता है कि ये दौर पूरा अलग है। प्रिंट मीडिया बहुत डिफरेंट था, और फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था बहुत डिफरेंट है, अब सोशल मीडिया बहुत ही डिफरेंट चला गया। हम जैसे कोई खबर, जैसे लोगों को पहुंचने की भी जो वो था, मतलब कहेंगे उसको रिस्पॉन्स जो भी था, मतलब आज कोई घटना हुई है सुबह की तो वो आपको 24 घंटे बाद सुबह 6-7 बजे आपके अखबार से मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको ये था कि सुबह ही घटना शाम की बुलेटिन में आपको मिल जाएगी। अब ये कि यहाँ हुई कि नहीं आपको मिल गया फटाफट। बिल्कुल। तो अब क्या है कि अब जो जर्नलिस्ट है, जो भी अपने आप को पत्रकार मानता है, करता है, तो हमारा ये होता था कि कंटेंट फुल स्टोरी निकालना, उस घटनाक्रम की कंटेंट होना चाहिए, उसमें पूरे सारे एंगल होने चाहिए, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, जो कहा जाता है उस पर हम बहुत डिटेलिंग काम करते थे। लगना चाहिए था कि हम बहुत एक कंप्लीट चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी लगभग ऐसा ही काम करती थी। अब सोशल मीडिया में कोई जिम्मेदारी नहीं कौन क्या है, रास्ता जा रहा युवक को चाकू मार दिया, उससे उसकी खून निकला, उसको अस्पताल ले गए, बस वो रिपोर्टिंग तक ही हो गया है। सिर्फ आपने सूचना दे दी है उसको। करेक्ट। वो कौन है, किसने मारा, क्या मारा, उसकी डिटेलिंग के लिए इतना काम नहीं हो रहा, क्योंकि अब लड़ाई है ब्रेकिंग की। अब जो दौर है ब्रेकिंग का, अरे हमने तो 5 मिनट पहले ब्रेक कर दिया, पर तुमने दिया क्या, पता ही नहीं किसी को क्या हुआ है। वो तो ये है आज की दौर। तो हो भी रहा है ना कि कई बार आप देखते हो कि एक खबर, लेकिन अब उसमें भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया भी बहुत चीज़ों में बट गया है कि जैसे कोई खबर तो आई, सबने रिपोर्ट किया, कुछ चीज़ हुआ, फिर ये देखा जाता है कि क्या ये खबर अपने आप से कितनी जा रही है, तब उस पर अटेंशन दिया जाएगा, तब उस पर अलग अलग एंगल्स आएंगे, चीज़ें होंगी। और आज की डेट में आई थिंक लाइक कि आप चाहे कोई कंट्रोवर्सी ले लो, एक कंट्रोवर्सी कहीं से स्पार्क होती है एंड एवरीबडी स्टार्टेड डूइंग द स्टोरी ऑन दैट सेम कंट्रोवर्सी। सब उसी पे काम कर रहे हैं चीज़ें, बस वो यही कर रहे हैं कि यार उन्होंने इसके बारे में ये वाला एंगल ए दिया था, हम बी दे रहे हैं, हम सी दे रहे हैं, लेकिन वो कर वही रहे हैं, बाकी सब चीज़ें साइड हो जाती हैं जस्ट बिकॉज कि आई थिंक सबको ये है कि भाई हमें भी अटेंशन दे दो, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी चीज़ें। राइट। पूरी लड़ाई बस फॉलोअर की लड़ाई और लाइक करने की लड़ाई, और कुछ नहीं है। ओके भाई, इनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, क्या दे रहे, सिर्फ सनसनी, ऐसा मसाला कंटेंट बना के हम दे दें कि बस मतलब सिंसियर, बहुत सीरियस जर्नलिज्म अब खत्म हो चुका है, नहीं समझते लोग। तो इन लाइक कि हम वापस एक बार क्राइम रिपोर्टिंग पे जाना चाहेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें बहुत सारा कुछ वहाँ पे जानने सुनने मिलेगा ये सब चीज़ों में। आप कैसे देखते हैं कि क्राइम कैसे इवॉल्व हुआ है, या उसका जो नेचर है? लाइक आप मुझे कुछ बात बता रहे थे कि पहले डकॉइट्स थे, फिर शहरी बदमाश हुए, तो अब अगला क्या है? देखिए, हम जब जिस दौर में आए, मुझे लगता है कि 2 दशक से ज़्यादा मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गया, और इतना ही क्राइम मतलब रिपोर्टिंग में हो गया।
जब मैं आया था तो जब मैं देखता था कि साहब अपने चूँकि पूरे देश में भीड़ से हमारे आया है, बड़ी बॉलीवुड भी बड़ा हमेशा इससे बड़ा प्रभावित रहा है, बड़ा उससे पिक्चरें बनी बड़ी बड़ी यहाँ पे, सन्नी देओल विनोद खन्ना के ज़माने की। तो उस दौर में डकैत भी फ़ोन रख के बात करते थे, इंटरव्यू करने बुलाते थे। तो जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे एडिटर थे, जो चीफ हमारे जो रिपोर्टर हुआ करते थे, उस ज़माने में डकैतों से इंटरव्यू करने आते थे। बाकायदा पुलिस जिन्हें ढूंढ नहीं पा रही है और बाकायदा इनाम घोषित कर रखा है, लाख 50-50 हज़ार रुपये, और वो पुलिस को नहीं मिल रहे हैं पर एक पत्रकार उसको ढूंढ के बात करके ला रहा है। हमने भी फक्कड़ बाबा गिरोह इन सबसे मिले, उस्मान आइन, बड़े हार्डकोर क्रिमिनल, इन सबसे मुलाकातें की, इनकी खबरें छापी, बड़े इंटरव्यू छापे। इसके बाद जब भीड़ ख़त्म होने लगे, सिकुड़ने लगे, आबादी बढ़ने लगी, क्राइम का तरीका बदलने लगा, फिर शहरी बदमाशों ने अपनी एंट्री, मतलब शहरी बदमाश तब भी रहे पर उस ज़माने फिर प्रॉपर एक गैंग काम करने लगी। उस दौर में ग्वालियर में गैंगवार चले, बड़े नामचीन गैंगवार रहे यहाँ पे, रमन तिवारी, टिंकू तोमर गैंग। अच्छा। हाँ, तो बड़े गैंगवार चले, हजीरा से लेके लश्कर तक, बड़े बड़े समीर जाट, एक से एक गैंगस्टर आए यहाँ पे, बड़े बड़े इनाम रहे। सीरियल मर्डर हुए ग्वालियर में, वो भी हमने कवर किए, देखे हमने। पर आज के दौर में आप कहोगे कि आज के दौर में अपराध का तरीका अब बदल गया है। अब ज़्यादातर पहले बात के लिए जैसे बिजनेस था डकैती में कि डकैती डाल रहे हैं या किडनैपिंग कर रहे हैं, तो उन्हें आय का ज़रिया है, बता दिया किसी ने तो हो गया। शहरी बदमाश जो गैंगवार चलते थे, जवान की कीमत हुआ करती थी, अपने लोगों के लिए किसी भी तरह के लिए नुकसान झेलने को तैयार था आदमी। आज का दौर टोटल डिफरेंट है। ये पूरा आप कहोगे ये आर्थिक अपराध हो चुका है पूरी तरीके से। और सोशल मीडिया ने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है, ये गाने लगा के आजकल जो नए नए सिंगर आए, जो सिद्धू मूसेवाला, हनी सिंह और नए नए जो लड़के हरियाणा और पंजाब के लड़कों जो गाने बनाने से रील बनाए देखने लगे, तो यूथ इतना इंस्पायर हो गया कि अब ये गैंगवार तो नहीं है, पर वो क्या कर रहे हैं उन्हें पता नहीं एक्चुअली। वो सिर्फ उसको जो जिसको आइडल मान लिया उन्हें, सिद्धू मूसेवाला, और अपनी गाड़ी पे उसके फ़ोटो लगा के घूमना, और जितने गाने सुन के, और जो वो तो रील है, वो समझ नहीं रहे कि वो वीडियो शूट किया हुआ है, और इतना इंस्पायर हो गया नई उम्र का बच्चा कि उसको देख के वो अपराध करने लग गया। अभी आपने रिसेंट केस सुना है ये होली वाला जो, हाँ, होली के दिन जो मर्डर हुआ, छोटा सा, उसको बस बच्चा समझ के झपड़ा दिया और उसने वो जाके उसने कट्टा मार दिया, गोली मार दी उसको। तो ये बस ये है कि मतलब शौक है कुछ लोगों को कि आपने कट्टे लोड किए और गोली चला रहे हैं, इंस्टाग्राम रील बना दी, उससे पीछे गाना लगा दिया, बदमाशी ऐसा कुछ, और छोरा राव साहब का बस तो हो गए बदमाश, बन गए कि उन्हें लग रहा है कि मैं वो ही हूँ जो वीडियो में दिख रहा था। करेक्ट। उन्हें ये नहीं पता है कि उसका जीवन नरक कर रहा है वो। तो इसके बाद फिर ये दौर है, इसके साथ पैरेलल एक साइबर क्राइम जो है ये इस समय नासूर है। क्योंकि क्या होता है कि अपनी पुलिस जो है, अपनी पुलिस बड़ी पारंपरिक पुलिस रही है, मुखबिर से काम करने वाली, अपराध हो गया, लूट हो गई, डकैती हो गई या थ्रेड कॉल हो गए तो साइबर के थ्रू चलने वाली कि आपके फ़ोन के नंबर से डिटेलिंग से इससे कनेक्ट हो जाएगी। साइबर क्राइम टोटल जो फ्रॉड है टोटल डिफरेंट है। इसमें आदमी का चेहरा नहीं है, आदमी का नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो आपके मोबाइल, OTP, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो कहाँ से आपको अटैक कर देगा आप नहीं, कोई रास्ता भी नहीं पता कि कहाँ से, रास्ता भी नहीं पतेगा। और आपने जैसे वो देखे होंगे वो जो एक वेब सीरीज आई थी जमताड़ा, तो ये हकीकत में ये है और वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। करेक्ट। जमताड़ा पूरी जगह जो है, मैं जब दिल्ली में था तो मुझे एक दोस्त मिला जिसने ये बताया कि भाई ऐसे कॉल सेंटर्स जो जैसे स्कैम बेड्स और जो स्कैमस्टर्स जो भी होते हैं ना, जो दूसरों को वो करते हैं, स्कैम बस्ट करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत तो उनके ही सिस्टम में हैक करके चीज़ें। इंडिया के अंदर दिल्ली में, जनकपुरी में, कोलकाता में, इन सब जगहों पे ऐसे कॉल सेंटर चल रहे हैं जो यूरोपियन और स्टेट्स की कंट्रीज़ और स्टेट्स से वहाँ से पैसे लोगों से लूट रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। तो और यहाँ पे आप जितने भी स्कैम के कॉल आएंगे आप हमेशा देखेंगे उसमें एक लाइक कि हो सकता है ये लोगों को बहुत ही विवादास्पद लगे लेकिन एक बिहारी टोन जरूर मिलेगा। हाँ सर, हम SBI से बोल रहे हैं, ये तो ये सब वही जमताड़ा और उस साइड वाला जो झारखंड और उधर का जो है इलाका, ये चीज़ है। तो अब यही ट्रेनिंग ले रहे हैं लोग, यही ट्रेनिंग ले रहे हैं और करोड़ों का बैंक बैलेंस बना रहे हैं नए नए लड़के।
और कितने लोगों की मतलब जो है जमा पूंजी जो है लूट ले जा रहे हैं, लूट ले उनको गए। अंदाज़ा भी नहीं है कि किसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा होगा। क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि एटलीस्ट जब आदमी मारता है तो किसी की आंखों में तो देखता है ना। अब इसके लिए पुलिस को एक नया मतलब आप सोचो कि कितना तैयार होना पड़ रहा है शुरुआत से, और इस लेवल के मतलब टेक्निकल साउंड स्टाफ आप समझ रहे हो कि पुलिस में कैसे कैसे संभालेंगे वो लोग। कैसे? वो सड़कों और ट्रैफिक संभालें, अपराध संभालें, कि ये इस तरफ के इतने मतलब वो हाईली मतलब आप कहोगे पढ़े लिखे लड़के अपराध कर रहे हैं इस लेवल का जो साइबर और सिस्टम के थ्रू, और ये अपने पुलिस का स्टाफ कैसे उनसे डील कर सकता है, आप समझ रहे हो। तो इसके लिए क्या ट्रेनिंग और किस लेवल के पढ़े हुए लोग चाहिए होंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है ये। बिल्कुल। फिर कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपको कोई याद हो कि जो सबसे डेंजरस जगह आपने विजिट करी हो क्राइम रिपोर्टिंग के लिए? देखिए मतलब डेंजरस जगह तो ग्वालियर चंबल में जिए हैं, पैदा हुए हैं, तो डेंजरस तो कुछ लगता नहीं है। हाँ, पर आपको जब आप टारगेट लेके जब जाते हैं कि वो स्टिंग करने जा रहे हैं, तो वो हर जगह डेंजरस है जहाँ आप स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि आप पकड़े गए तो मतलब सामने वाले को जरा भी शक हो गया तो आप पे अटैक कर सकता है। बिल्कुल। तो ये इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो एक मैं आपको किस्सा सुनाऊं कि मतलब मैं नई दुनिया में था तब, और मुझे एक फ़ोन आया कि ब्लैक बग जो है, ब्लैक बग जो हिरन की एक प्रजाति होती है, काला हिरन, शेड्यूल वन का, कोबरा, लायन, ब्लैक बग, ये सब शेड्यूल वन के जानवर, जंगली वाइल्ड क्या है, शेड्यूल वन के जानवर होते हैं। अच्छा, शेड्यूल 1 कि ये मतलब रेयर है। हाँ, रेयरेस्ट मतलब एनिमल है, ये वाइल्ड एनिमल है, और इनको मारना या इनका जो भी ट्रांसपोर्ट या जो भी तस्करी करोगे इनके कोई भी या पार्ट्स की जी, तो आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको जेल जाना ही जाना है, और बड़ी गंभीर इसमें सजा है। तो मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है। चिड़ियाघर 7 बजे बंद हो जाता है रोज़, तो अपने को मालूम पड़ा तो गए, पीछे से एक दीवार से कूदे तो वहाँ आपने पूछा अपने सोर्स से कहाँ कैसा, तो उन्होंने बताया कि मगर जो है ना, मगर का जो बना हुआ है उसके पास में है ना, उसमें अब 7 बजे के बाद ठंड का टाइम था, हल्की हल्की सी शाम हो गई थी, सनसेट हो चुका था, वैसा था। रुके, पहले तो रुके रहे चिड़ियाघर में छुपे रहे। पहले तो 9 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास शुरू किया काम। तो अब अकेले गए थे तब तो हाथों से ज़मीन खोदने लगे, तो पूरे भर गई नाखूनों में मिट्टी, खोदा तो एक बोरा मिला थोड़ा सा, तो बोरे में समझ में आ गया कि देखा तो थोड़ा सा और खींचा तो बड़ा सा उसमें ब्लैक बग था उसमें मरा हुआ। तो अब इतने मतलब उसमें से खून भी, उसमें सड़ान भी सब था ही, पर आपकी खुशी भी थी कि यार टारगेट हिट हो गया। समझ सकते हो आप क्या देख रहा हूँ, वो एक एड्रेनलिन रश तो होता ही है। यस। तो वो हुआ तो मैंने सीधे फ़ोन किया अपने एडिटर को, डॉक्टर राकेश पाठक में एडिटर थे। मेरे भाई साहब मैं ऑपरेशन में आया था और वो हो गया और मुझे डेड बॉडी मिल गई है इसकी। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, तो क्या करोगे? तो फिर 1-2 फिर लोग हमने पीछे से और घुसाए, फिर ओके, अपने फोटोग्राफर और वो फ़ोटो की ये सब की, सब बढ़िया गया। और इतना गजब का टीम स्पिरिट कहो कि एक लीडर कैसा होता है, वो लीड करता है तो टीम कैसे काम करती है। उनने कि तुम्हें आने, तुम स्पॉट पे पूरा कवर करो बड़े अच्छे से, मुझे कंटेंट तो मैं लिख रहा हूँ कवर। तो एडिटर मेरा, मैं उसको फ़ोन पे बता रहा हूँ, वो खबर लिख रहे हैं मेरे लिए, और वो फ्रंट पेज की स्टोरी बनी, चिड़ियाघर में मार के चुपचाप गाड़ दिए चिंकारा था वो, चिंकारा। और उसके बाद रात में उस मतलब ये डेंजरस कैसे है, मतलब ये बताऊँगा आपको। मैं जैसे ही हुआ तो इतने में वहाँ पे एक्स सर्विसमैन की वो थी सिक्योरिटी, ठेका था उन पे चिड़ियाघर प्रीमाइसेस का। 8 थी तो वो निकले रात में, तो उन्होंने कि कौन है क्या होता, तो राइफल तान दी हम पे। और हुआ तो सारे कैसे घुसे, कौन हो तुम, क्या हो, तो उन्हें लगा कि हम जाने तस्कर हैं कि हम क्या है क्या नहीं है। आए तो हम ऑपरेशन के लिए थे। उनमें जिंगवा झटकी शुरू हो गई। इतने में एक किसी ने फ़ोन किया कंट्रोल रूम, तो पुलिस फोर्स आ गया तो बताया कि ऐसा ही हो सब। तब तक तो वो चढ़ बैठे, वो सब फौजी आदमी, वो तो मतलब बंदूकें तान दी उनने, तो एकदम सर्वर फोड़ने पे आ गए। तो वो सब चीज़ें फिर होते पुलिस आ गई, 50-100 पुलिस वाले आ गए, सब आ गया। तो हमने खबर छापी जाके, खबर छापी, सुबह धमाका हो गया। तो सुबह फिर
डिविजनल कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, आईजी सब मौके पे, 300-400 पुलिस पूरा छावनी बन गया चिड़ियाघर। अच्छा। इतना बड़ा केस था, उन्होंने जो मैंने स्टिंग किया था उसको हुआ तो उनने कि ये भी देखो वो भी देखो, तो वहाँ पे फिर मोर भी निकली, ये भी निकला मरे हुए 2 नंबर में गाड़ दिए थे जिनका कहीं एंट्री नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था। तो उसके बाद फिर ये सब होने के बाद लोग उस रात तो मरने से बचे, झगड़े तो होते हुए। उस फिर रात जब वो नगर निगम कमिश्नर रिटायर हुए, अब तो BM शर्मा जी थे, फिर उन्होंने मतलब इतना आदमी मतलब चढ़ गया, मतलब आदमी इतना हम पे भर गया उस सिस्टम से कि इंदिरा थाने में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई, उसमें शासकीय संपत्ति तोड़फोड़ ऐसा वैसा और झगड़े करने की। लेकिन ये तो मतलब शायद यही है प्रोफेशनल हजार्ड आपके लिए, यही है कि भाई आपके जान का खतरा तो ले ही रहे हो, लेकिन और बाकी ये सब जो चीज़ें आती हैं। पर वो चीज़ें हुई, FIR उसमें हुई स्टाफ बर्खास्त हुआ, उसमें जू ऑफिसर बर्खास्त हुए, सब हुआ उसमें। तो ये सब जिंदगी मतलब इतना अब समझ नहीं आता कि क्या कर गए उस दौर में, एक जुनून में क्या कर जाता आदमी, तो क्या गए। अर्पण भाई, मैं ये सोचता हूँ कि कई बार हम लोग एज ए कॉमन मैन, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें, लेकिन हमें ये पता नहीं है उस खबर के पीछे कितनी मेहनत की गई है और कितने लोगों ने एक्चुअली उस खतरे को जिया है, उस खतरे से गुजरे हैं, तब जाके वो खबर आप तक पहुँची है। और हमारे लिए वो सिर्फ कई बार होता है कि हाँ अच्छा, अरे वाह ये हो गया, ऐसा हो गया, ये चीज़ है। बट और कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी लीड को, किसी केस को महीनों तक फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कोई किस्सा? महीनों तो नहीं कह सकते, मतलब महीनों तक की बात, मतलब ऐसी था कि मैं शादी की छुट्टी पे गया हुआ था, तो एक महापौर बंगला है अपना स्टेडियम के पास, ये थोड़ा सा विवादास्पद हो जाएगा पर ठीक है। तो वहाँ मालूम पड़ा कि उस महापौर बंगले से शराब बिक रही है। ओके। सरकारी महापौर के बंगले से शराब बिक रही है, तो लोग जा रहे हैं, दारू की बोतल खरीदते थे वहाँ से बढ़िया। तो हमारे ऑफिस से मालूम पड़ा है, किसी ने बताया कि ऐसा 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 वहाँ काम हो रहा है। तो जिन लोगों को टास्क दिया है, जो मेरे पहले जिन लोगों को टास्क दिया, मैं शादी पे, मेरी शादी में गया, मतलब मेरी खुद की शादी थी, तो मैं छुट्टी पे था। तो 10-15 दिन 20 दिन तक लगे रहे कि होना है करना है, कर नहीं पाया वो। फिर मैं छुट्टी से आया, मेहंदी लगी थी अपने, तो अपन पहला दिन आया और मिले अपने एडिटर से, सर ऐसा अच्छा आ रहा है, यहाँ आगे सर ठीक है, क्यों ये बताओ कि एक ऑपरेशन करना है, कर लोगे? मैं क्या हो गया सर? उनने की ऐसा ऐसा है कि वहाँ से ऐसा महापौर का बंगला है और वहाँ से शराब बिकती है और तुम्हें उसका स्टिंग करना है, ऐसा पॉइंट आया है। तो मैं ठीक है सर, कर लेंगे। कब करोगे? मैंने अभी कर लेंगे। तो अभी कर लोगे? यहाँ कर लेंगे। नहीं ठीक। 2 गाड़ियों में फिर हम फोटोग्राफर को लिया, एक अपने जूनियर को लिया, पहुँच गए वहाँ पे। पहुँच के तो एक नंबर दिया था एक कि इनको आप फ़ोन करना तो वो आएगा अंदर से आदमी, आपको बोतल दे देगा जो चाहिए। तो मैंने कहा हमें 2 रम की बोतलें चाहिए। तो नहीं यहाँ ठीक है साहब, कितने इतने की? ठीक है। फोटोग्राफर हमने ठीक सामने झाड़ी में बैठा दिया फोटोग्राफर को, अपन गए, ली उससे बोतलें, पर वो कागज़ लपेटे दे दिया था। तो जानबूझ के खोली, एक से वीडियो बनवाया, एक से स्टिल फोटोग्राफी भी हुई। कोई देखा ही ब्रांड, अरे यहाँ मत खोलो, यहाँ मत खोलो। अरे मैंने भाई साहब ब्रांड तुमने वो दिया कि नहीं, देख तो ले एक बार। तो प्रॉपर वो देखा, दोनों बोतलें देखी, डाली, लेके ऑफिस आए। शराब चाहिए, महापौर निवास आई है। पहले पेज की, आधे पेज की लीड स्टोरी अर्पण राउत के नाम से छप गई साहब। तो मुझे लगता है कि जितना मैं देखा है 24-25 साल के करियर में, मेरी खबर के होर्डिंग शहर में 8 लगे थे। अच्छा। हाँ, मतलब विरोधियों ने, पॉलिटिकल विरोधियों ने, विपक्ष ने, कांग्रेस ने लगाए थे बढ़िया। और उसके बाद महापौर परिषद में, नगर निगम परिषद की जब बैठक होती है, तो महापौर को शराब की बोतल गिफ्ट की गई थी। और उसके बाद नगर निगम की परिषद स्थगित हुई, हंगामे हुए, बड़ा बवाल कटा। तो जो भी संबंधित तो महापौर, उनका परिवार था, पहले मुझसे बात करता था, फिर बात करना बंद कर दिया उन्होंने मुझसे। तो ये चीज़ें नहीं, ये वो होता है। और मतलब ये वो इम्पैक्ट है जो कई बार आपको लगता है कि, लेकिन होना भी तो नहीं चाहिए, ये भी तो बात है। नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे, पर जब खबर है तो फिर समझौता। सही बात है। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ लोगों की नज़र में आना भी ज़रूरी है। तो आप जब इतने हाई प्रोफाइल केसेस को या इन चीज़ों को, ऐसी न्यूज़ को जब आप कवर करते हो,
तो मतलब क्या अंदर से ऐसा क्या होता है यार, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली और इमोशनली कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हो? मैं बताऊँ, ये मैनेजमेंट, मुझे मैनेज को समझ में नहीं आता नहीं है। क्या है कि मालूम पड़ जाए कि ये है और अपन इसको हिट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आप में है, तो आप कर निकल जाते हो, कर जाते हो आप। तो और फिर क्या होता है कि लोग समझते हैं कि नौकरी कर रहे हैं। अब मैंने इसको कभी नौकरी से लिया नहीं इसको, ये मेरा पैशन है, इसमें ही जीना है, इसमें ही मरना है, मतलब ये पैशनेट हूँ इसको लेकर। तो कोई खबर है ऐसा कुछ, यदि कोई पॉइंट मिलता है कि ऐसा ऐसा हो जाए तो ठीक है, कैसे होगा, तो अपन रास्ते बनाते हैं उसके लिए कि नाम होना चाहिए, धमाका, सनसनी होनी चाहिए, मतलब अपन ऐसा कुछ कर दें कि जो आज तो छुपा हुआ है इतना बड़ा वो सामने लेके आए। तो पैशनेट है इसके लिए अपन, तो मतलब इसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर से ही आपके है, तो वो निकल आता है फिर वो। तो आपको क्या लगता है इन 24 साल में 24 साल पुराना अर्पण और आज का अर्पण क्या सीखा है? मुझे लगता है कि आज का अर्पण वो सब नहीं करता। क्यों, ऐसा क्यों? अब वो दौर नहीं रहा, वो लोग नहीं रहे, वो सपोर्टिव हैंड नहीं रहे। लोग से मतलब आपके जो पीछे से जो पीछे से जो लोग थे, जो भी आपका जिस संस्थान के लिए आप काम करते हैं, एक समाज में लोग होते हैं आपके लिए, सिस्टम में लोग होते हैं आपके लिए। अब पॉलिटिकल इतना सब कुछ हावी है कि आप कब टूल बन जाओगे, आपको कब डैमेज कर दिया जाएगा, सब तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरे साथ हो चुका, कई बार हो चुका कि हमें पता ही नहीं है और क्या हो गया, ये केस लगा दिए गए झूठे सच्चे, सब चीज़ झेली हमने। तो अभी लगा कि वो दौर था, जुनून था, उम्र थी, सब था, पर अब लगता है कि यार थोड़ा आराम से, थोड़ा अब नए बच्चे आते हैं, समझाता हूँ उन्हें कि इस लाइन में यदि तुम्हारा। लेकिन एक बात बताओ कि अगर वो जुनून नहीं होगा तो कैसे वो अर्पण जैसी रिपोर्ट? नहीं, जुनून मतलब ऐसा नहीं, जुनून है अगर लोगों में भी ना हो, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे अगर सब, क्योंकि मेरे को इतना समझ में आता है कि भाई ये एक तरह का पागलपन तो है, मतलब बहुत रैशनली अगर आप सोचने लग जाओ तो आप तो मतलब वो कहते हैं ना कि जब सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। बट आपको तो लाइक एक ही चीज़ दिख रही है ना, तो पार्टी में भी यही सोच रहे हो यार कि कैसे वहाँ से पेपर लेके आए। तो मैं आपको बताऊं कि वो अब वो दौर नहीं बचा, मैं आपको बताऊं, और जो है भी तो अब नए बच्चे आते भी मेरे पास, जैसे कि सर हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, तो मैं बहुत से लोगों को यही बोलता हूँ कि तुम्हारे पास परिवार में कोई आय का कोई और जरिया है। इंटरेस्टिंग। बहुत बच्चे आते हैं MIT के, ITM के, यहाँ वहाँ के बहुत बच्चे मिलने आते हैं, साहब आपका बड़ा ऐसा मिलना, ये करना, आपके साथ काम करना है। तो मैं मुझे ये पूछता हूँ कि बेटा तुम्हारे परिवार में आय का जरिया क्या है, और क्योंकि तुम इससे अपना घर नहीं चला पाओगे। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बिजनेस है, सब है, जॉइंट फैमिली है, सब कुछ है, और मतलब परिवार मेरे पैशन को लिए मुझे फ्री कर रखा है। आप पे वो प्रेशर नहीं है? वो प्रेशर मेरे पे नहीं है। तो कम से कम इस वजह से तो आप कभी कॉम्प्रोमाइज हो गए भी नहीं अपनी लाइफ? यस, मैं नहीं हुआ इसलिए मैंने समझौते नहीं किए ज़िंदगी में। लोग कर जाते हैं, मैं नहीं किए। तो मैं केस भी झेले मैंने, सब किया मैंने। मेरे पे लूट, डकैती, अपहरण जैसे केस लगे और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं, और मेरे पे आप ऐसे केस लगा रहे हो, तो ये मैंने सब झेला। मुझे लगता नहीं कि जर्नलिस्ट पे ऐसे केस लगनी चाहिए, लगा दी लोगों ने, पॉलिटिकल नहीं। लेकिन ये तो अब अगर मतलब इट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि ये तो रिएक्शन है ना भाई, जो जिसकी वजह से अगर उसको इतना प्रॉब्लम आ जाएगा तो वो कुछ तो कर देगा ही फिर, आउट ऑफ रिएक्शन। किया लोगों ने, पर अपन तब भी नहीं माने, चले अपन अपनी जगह। अब आते हैं नए बच्चे आते हैं, उनको समझाता हूँ, जो करना चाहते हैं, लगता है कि एक दो बार अब चेक करते हैं कि है कि नहीं है इसमें। जब लगता है तो फिर प्रॉपर गाइड भी करते हैं, ऐसा करो बेटा, ऐसा करो। तो अब लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। दो चीज़ों में, जैसे एक होता है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग है भाई, जो एक्चुअली बंदा जा रहा है, खून पसीना धूल धक्कड़ इन सबसे जूझ के रिपोर्टिंग कर रहा है, और एक है जो कलम से हो रही है, जो AC ऑफिसेज में रिपोर्टिंग वो बना रहे हैं, या फिर 4 जगह की न्यूज़ को कोलेट करके अपनी खबर बनाई जा रही है ना, कि आपको खबर देनी है और आपने 10 न्यूज़ को देखा और उसमें से एक बना के निकाल दिया। होता है, ये भी होता है। नहीं, दोनों पार्ट अलग अलग है, आपको बताऊँ। मतलब इसमें एक डेस्क एक काम करती है, एक फील्ड रिपोर्टिंग काम करती है। फील्ड रिपोर्टिंग जो, जैसे मैंने आपको जैसे बताया, जैसे लास्ट में आपको एग्जांपल दिया कि मैं उस स्टिंग ऑपरेशन में था, जूम है,
और मैं उनको बता रहा हूँ, तो वो जो मेरे एडिटर थे एज ए वो डेस्क का काम कर रहे थे और मैं उन्हें फील्ड से कंटेंट दे रहा था। तो ये पैटर्न है काम करने का। पर आप जिस लिहाज से बोल रहे हैं कि लोग यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के अपनी चीज़ बना देते हैं, और फील्ड की जो आपको रिपोर्टिंग मिलेगी वो कंटेंटफुल मिलेगी। बिल्कुल लगेगा कि काम किया गया और वो बहुत जेन्युइन और एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाली चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं आप जो है 4 रिपोर्ट्स को देख के बना रहे। तो आप उन बच्चों को क्या कहोगे कि यार कि कितना इंपॉर्टेंट है फील्ड का एक्सपीरियंस? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मतलब ये तो जैसे कि आप कहो किताबी ज्ञान किताब में पढ़ के आप कुछ बनाना सीखो और हकीकत में बनाना सीखो तो ज़मीन आसमान का अंतर। आपको फील्ड रिपोर्टिंग तो मस्ट है, करना ही चाहिए। आपको जो फील्ड पे जो चैलेंजेस आते हैं तब समझ में आता है कि क्या है। लेकिन हर किसी को अगर फेस बनना है तो फेस बनना है कि भैया तो फॉलोइंग चाहिए, हम रिपोर्टिंग पढ़ेंगे। फॉलोइंग तो मुझे लगता है कि चाहिए से नहीं, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। और वो भी ये सोच कर नहीं कि हमें फॉलोइंग चाहिए। हाँ, आप पे कंटेंट है, आपके लोग आएंगे आपके पास। आप सोचो कि मुझे फॉलोइंग चाहिए और आप पे कुछ है नहीं तो क्यों आएगा? कोई नहीं आएगा। आप पे तमाम घूम रहे हैं। सही बात है। तो ऐसी कौन सी 2-3 क्वालिटीज़ हैं जो मस्ट हैव हैं एक जर्नलिस्ट बनने के लिए? मैंने आपको पहले भी ऐसे बताया कि एक जर्नलिस्ट को का एक बहुत अच्छा पब्लिक रिलेशन होना चाहिए कि लोगों से जुड़ाव बहुत ज़रूरी, लोगों से मिलना जुलना बहुत चाहिए। और फिर उसकी कोई बार सेट नहीं होना चाहिए लोगों से मिलने जुलने के लिए। हर स्तर के लोगों से मिलना चाहिए, हर किसी को। दूसरा होना चाहिए कि मुझे लगता है कि ट्रस्टवर्थी एक आइकन होना चाहिए आप खुद में कि लोग आप पे भरोसा करें तो क्यों करें। यदि आप मुझसे बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं आपकी बात कहीं और शेयर ना करूं, ये एक वजह बनती है कि आप मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करें और चीज़ें बताएं। शेयर करने में हिचकिचाए नहीं, खुल के बताएं चीज़ें। तो एक आप में क्वालिटी ये होना चाहिए। तो तीसरा मुझे लगता है कि सोर्स कभी ओपन नहीं करना चाहिए। सोर्स कभी ओपन नहीं करना चाहिए कि आपका सोर्स कौन है। मतलब क्या इस चीज़ का प्रेशर होता है कभी कि आपको कहाँ से खबर मिली? हाँ, कई बार होता है। कई बार आपके जो डायरेक्टर्स ही पूछते हैं कि खबर किसने दी है। तो वो तो आप मतलब वो तो आपके भाई एम्प्लॉयर हैं और बॉस हैं, ये चीज़ है, तो उनसे कैसे आप तो इज इट समथिंग कि पत्रकारिता का ये कोई तरह का कोई कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई हम सोर्स का नाम नहीं बताएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लोग कई बार अब वो देखो, मैं ये तो इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कैसे करते हो। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप बात वाले इंसान हो कि नहीं हो तो ठीक है, तो आप बढ़ोगे, लोग जुड़ेंगे सब। नहीं हो तो फिर 1-2 एपिसोड के बाद आपकी चीज़ें ओपन होंगी तो आपको कोई नहीं आपसे ट्रस्ट ही नहीं करेगा आप पे। तो ये होता है। हम वापस एक बार बात करना चाहेंगे, जब आप चंबल की डकैतों की इन सब की बात करते हैं, आप किसी से मिले भी, डकैत से मिले, वो उस समय सरेंडर कर चुके थे या जेल में थे जब आप उनसे मिले थे? तभी आए थे। हाँ, तो कोई किस्सा जो डकैतों से जुड़ा हो, और ये जो इमेज है चंबल की, ये कितनी ज़्यादा, मतलब मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में गया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2009, जब मैं गया अपने MBA के लिए, तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आते हो, तो मैंने मेरा शहर बताया कि मैं इटावा से आता हूँ। तो बोलता है अच्छा चंबल से? बोले दैट्स अ वेरी नोटोरियस प्लेस एंड दिस थिंग वाज सेड बाय माय HOD's मदर। I went to her home and she was asking me where are you from and all that। तो उन्होंने पूछा, बोले दैट्स अ वेरी नोटोरियस प्लेस। तो मैं ये सोचने लगा यार कि हम तो वहाँ पले बड़े हैं, ये चीज़ें। बट कई बार क्या होता है ना कि आप उसका बहुत वो हो जाते हैं। जब हम बड़े हो रहे थे 90s में, मेरे फादर साहब आर्मी में थे, तो जब हम लोग आए तो हमें ना हिदायत दी जाती थी, खेलने 100 मीटर से दूर नहीं जाना है, कोई कुछ खिलाए नहीं खाना है, अपना घर पूरब की जगह पश्चिम बताना है। ये पता नहीं क्या, मतलब अलग अलग ये इस तरह की चीज़ है कि किसी से बात मत करना। मेरे दादाजी आज तक मतलब ये बोलते थे, बोले कि ट्रेन में बैठो तो पूरब का पश्चिम बता। मैंने कहा वो भी उसी ट्रेन में बैठा है जाना। बट उनको वो जो डर था ना, वो बहुत था। और उस समय किडनैपिंग फॉर रैंसम ये एक तरह का एक बहुत बड़ा मतलब इट वॉज अ इंडस्ट्री। बिल्कुल। उस दौर का कुछ जो आप शेयर करना चाहें? उस दौर में तो मतलब बहुत से किस्से ऐसे थे कि जैसे यहाँ पे जब मैं आया था तब राम बाबू गडरिया, जगजीवन परिहार, अरे बड़े निर्भय गुजर, फक्कड़ निर्भय गुजर, भाई मैं 12th में था उस समय। निर्भय गुजर हो गया आपका, राम आश्रय तिवारी, फक्कड़ बाबा, कुसुमा सीमा करके, सीमा परिहार। सीमा परिहार। तो ये सब उस दौर में हमारे टाइम पे बड़े डकैत थे। कुसुमा से जब कई बार
जेल में मिलते थे तो एक बाबा का बड़ा किस्सा था, फक्कड़ बाबा रामासुर तिवारी। उसकी इमेज थी, मतलब डकैतों में भी इमेज थी, मतलब वो एक ऐसा आप कहोगे कि एक बरगद का पेड़ था जिससे सारी शाखाएं निकली थी। अच्छा। उससे ही विक्रम मल्ला, उससे ही फूलन देवी, उससे ही निर्भय गुजर, उससे ही जगजीवन परिहार, उसकी ही गैंग के मेंबर ने अलग निकल के अपने अपने वो बनाए। अच्छा। रामासुर तिवारी चूँकि ब्राह्मण थे, फक्कड़ बाबा के नाम से फेमस थे, एक ब्राह्मण होने के नाते उनका एक सम्मान तो था वहाँ पे, और बात वाला धनी आदमी था। 70 से 80 लोगों का गिरोह चलाता था। 70 से 80 लोगों का गिरोह, और वो भी बीहड़ में रहते हैं भाई साहब। तो और एक से एक मतलब उन पे वेपन्स थे उस जमाने में कि आप पुलिस में इमेजिन नहीं कर सकती थी कि वो ऐसे वेपन्स थे। और उसकी एक बात थी, वो नरसिंह भगवान को बहुत मानता था, नरसिंह भगवान को। तो अपने साथ एक ऐसी डोलची लेके चलते थे और अखंड ज्योति को भीड़ में जलाते थे। तो जब वो सरेंडर हुए तो उन्होंने शर्त रखी कि मुझे जेल में भी अखंड ज्योति रखनी है, मुझे देसी घी उपलब्ध कराया जाए। सरेंडर हुए, शुरुआत में तो घी दिया सरकार ने, उनने नरसिंह भगवान साथ में रखे। उनने जब भी बाबा रहे यहाँ पे, मैं उनसे मिलने आता था, पर सरकार ने फिर वादा खिलाफी कर दी थी उससे आखिरी समय में, उनने कुछ नहीं दिया। तो नरसिंह भगवान की जोत फिर नहीं जली, तो बड़े फिर वो दुखी हो गए थे कि हमने जवान पे किसी के किया। यहाँ के कुछ पूर्व मंत्री रहे या कुछ लोग और भी लोग रहे, उनने नाम लिए कि इन्होंने छल किया हमारे साथ। तो उस टाइम के लोग बड़े बात के धनी हुआ करते थे। अपनी बातें जवान दी तो दी फिर, तो वो इमेज भीड़ की अलग थी उस जमाने में। और लोग जो भी बागी बने तो या तो पर्सनल लड़ाइयों में चले या फिर अपनी परिवार और सबके मान सम्मान के लिए। हाँ, मतलब वही कि जस्टिस, हाँ जस्टिस के लिए। हाँ। तो फिर लोग जोड़े, फिर नेटवर्क लोग जुड़ गए, पर जिन्होंने भी एक अपना एक सिद्धांत रख के इस लाइन में आए तो उन्हें नाम भी कमाया और लंबा जीवन भी जिए वहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी हुए कि जो कोई ऐसे किस्से, जैसे यहाँ से भी ऐसे किस्से कि जिन्होंने अपनी जेल काटने के बाद वो वापस ज़िंदगी में गए, अपने गांव में उन्होंने अपने काम काज, ऐसे कोई केसेस हैं? हाँ, रमेश सिकरवार डकैत रहे, आज वो चीता मित्र है। अच्छा। चीता परेड में, मोदी जी के चीता परेड में वो चीता मित्र है आज वो। अरे वाह। और उन्होंने उस जमाने में तो मतलब ज़बरदस्त डकैतियाँ डाली और लोग मारे उस जमाने में, सरेंडर किया, सब किया। आज वो चीता मित्र हैं। आज वो जो आते हैं टूरिस्ट, उनको वो चीता वाली विजिट कराते हैं। करेक्ट। हाँ, चीता मित्र बन गए वो सरकार की योजना में। मलखान सिंह परिहार रहे यहाँ पे, मलखान सिंह आज भी हैं, राजनीति में आए, सब किया उनने। आम जीवन जी रहे हैं, खेती बाड़ी अपनी संभाल रहे हैं। तो ऐसे बहुत नाम है। सीमा परिहार वो भी आई, फूलन देवी भी थी, फूलन देवी तो सांसद बनी, सब हुआ, मार दिया उसे। तो लोग टाइमली, स्टार्स अच्छे होते हैं तो चीज़ें इजीली मैनेज भी हो जाती हैं, नहीं तो फिर। कभी फूलन देवी से मिले थे आप? नहीं, कभी नहीं मिल पाया उससे। मैंने भी रिसेंट इंटरव्यू देखा उनका, और उनसे पूछ रहे कि आपको किन चीज़ों का मलाल है, तो बोले कि मेरे को पढ़ाई लिखाई का है, कि अब मैं जब देखती हूँ इतनी फाइलें मेरे आमने सामने जाती हैं, मुझे नहीं पता है उसका, तो मैं अब सीख रही हूँ। और मतलब इतनी जेन्यून कैरेक्टर वो लगी कि अब जैसे हम एक डर में और फिर हम एक कैरेक्टर के तौर पे तो देख लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी, किसी भी डकैत की ज़िंदगी आसान नहीं है, और एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी भी है, उसके पीछे बहुत कुछ है। तो अर्पण भाई, लेकिन हुआ क्या, मतलब ऐसा क्या हुआ कि फिर ये लगभग सारे गैंग्स और डकैत ये सब चंबल से ख़त्म हो गए? देखिए, टाइमली क्या हुआ कि एक तो पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, मतलब एक ज़माने के साथ अपग्रेड हो गई। डकैत भीड़ से निकल के जाएगा कहाँ? हाँ, मतलब उनके लिए उतनी टेरिटरी है, टेरिटरी उतनी है। अब पुलिस बहुत एडवांस हो गई, ड्रोन आ गए, चॉपर्स आ गए, सब आ गए, कहाँ तक छुपेगा कोई? तो वो एक दौर था। और एक वो जो दौर था तब बागी हुआ करते थे, वो था। शहरी बदमाश हो रहे, उनकी लाइफ ज़्यादा रहती नहीं है, तो वो दौर भी एक तरह से धीरे होते 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 फिर रोजगार इतना हो गया, सब कुछ हो गया। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का अभाव था उस दौर में। अब शिक्षा हो गई, सब हो गई, लोग अब नहीं समझते, जानते हैं कि अपराध करना है तो उसकी सजा क्या है। तो चीज़ें फिर धीरे धीरे फिर अब ये है कि अब ग्वालियर चंबल डकैत मुक्त हो चुके हैं। डकैत मुक्त हो चुका है। हमारे दादाजी हैं, मतलब अब वो नहीं रहे, परिवार के थे, तो वो जब वो खेतों के पास में ट्यूबवेल पे वहीं सोते थे, तो उनको जब हम पूछते थे, हमने कहा बाबा भेड़ का क्या हाल है, तो वो बोलते थे, वो लला भेड़ को वो खाली ना हो, तो कोई ना कोई तो इसमें कूदा पड़ा रहता है।
वो तो है कि थोड़े टाइम के लिए कुछ करके कोई आ कुछ गया किस्सा है, लगे। तो आपको पता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है महाभारत से कि ये कहते हैं कि चंबल के लोगों में स्पेशली आपने नोटिस, आप खुद तो यहीं पड़े पड़े हैं तो ये भी देखा है कि अलग सी मतलब ठसक और एक वो रहती है कि भाई थोड़ा घूर के देख लो, वो लगा क्या बात है, मतलब वो लड़ने को जो आतुर रहता है और एक अलग किस्म का गुस्सा नाराजगी ये सब बहुत रहती है। इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है महाभारत में। महाभारत में ये माना जाता है कि जो शतरंज का जो खेल था, उसका जो जुए का जो खेल था वो चंबल के किनारे हुआ था। तो जब द्रौपदी को पता चला कि पांडव हार गए तो द्रौपदी को बहुत गुस्सा आया और चंबल के किनारे हुआ तो द्रौपदी ने चंबल को बोला कि तू मैया तू देखती रही कि मैं दाव पर लग गई, मेरे को इतना ह्यूमिलेशन हुआ, इस ह्यूमिलेशन को तू चुपचाप सहती रही, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज के बाद तेरा जो कोई भी पानी पिएगा उसी प्रतिशोध की अग्नि से जलेगा जिससे आज मैं जल रही हूँ। दिस इज एक कहा जाता है, ऐसी कहानी है जो मेरे दादाजी मुझे सुनाते थे। और यहाँ पे कहावत ये भी है, जाको बैरी सम्मुख बैठो ताको जीवन धिक्कार। हाँ, तो मतलब आप सोचिए कि क्या जाको बैरी मतलब जिसका दुश्मन सामने बैठा, सम्मुख बैठो, हाँ, उसका जीवन धिक्कार है। हाँ, मतलब कि भाई किस तरह के आदमी हो तुम, किस तरह का कि तुम मतलब लानत है आप पे, लानत आपका दुश्मन आपके सामने बैठा है। तो ये कहते हैं ना कि फिनिक्स रोमन गाथाओं में फिनिक्स एक पक्षी होता है जो अपनी राख से खुद को अपने को जिंदा कर लेता है। तो यहाँ की तासीर भी ऐसी है, अपराध तरीके बदलता है पर अपराध तो रहता है। मतलब वो जो टेंडेंसी है कहीं ना कहीं, वो जो गुस्सा है, जब मैंने पहले ग्वालियर आना शुरू किया तो एक कॉलेज में मेरा लेक्चर था तो वहाँ उनको मैं ऐसे ही बोल दिया ये चीज़ें थी। दिस वाज अ प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये सेड कि सर यहाँ के पानी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वजह से ऐसा होता है कि लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है। बट नेवरदलेस लाइक इस गुस्सा आने में कुछ एक दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है। एक लगता है कि यार ये जो गन कल्चर है बड़ा प्रोमिनेंट है, बहुत मतलब लाइक कि लोग बड़े उससे भाई साहब क्यों है ऐसा, इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया शुरुआत से। मतलब मैं कहता हूँ ना कि अपने डीएनए कहते हैं जिसे कि दादाजी पे थी 315, फिर पिताजी पे आ गई, अब फिर हम पे आ गई, तो कैरी करना हमको वो सब चीज़ें। और फिर क्या है कि पहले ज़माने मतलब बंदूक लेके चलना एक शान थी, अब वो शान अब बरकरार है, वो एक फीडबैक ही दिमाग में है। आई थिंक पहले क्या वो ज़रूरत भी थी, लूट खसोट बहुत होती थी तो चलो। तो अब जो है कि अपने यहाँ मतलब पहले जैसा तो मतलब माहौल फिर भी बहुत हद तक ठीक हुआ है। अपने लाइसेंस जो थे अब तो मतलब बंद ही कर दिए पुलिस और प्रशासन, एसपी ने दोनों नहीं कर दिए। हमने भी बड़ी मुहिम चलाई कि पहले बड़ा इजी था कि आप कहीं भी जाके हर्ष फायर कर दिया, आपने रील बना के डाल दी, अब नहीं कर सकते आप। हमने अपने चैनल के थ्रू हमने मुहिम चलाई एसपी नवनीत भसीन जी के साथ। हमने कि ये वीडियो ऐसे मिले, हम उसको किया वायरल, आदमी आइडेंटिफाइड किया, लाइसेंस कैंसिल हुआ, हथियार जब्त हो गया। ऐसे कम से कम 100 से 200 केस होंगे जो हमने किए। और आज की डेट में हर्ष फायर आप पहले ऐसे होते आप करके दिखा दें कोई, भय है आप लोगों में। कोई डेटा है कितने लोगों ने जान गवाई हर्ष फायर के उसमें ग्वालियर? मतलब मैंने तो कई किस्से ऐसे मैंने फेसबुक पे कई बार लिखा भी है, मैं तो खबरें भी लिखी इस पे कि हर्ष फायर लोगों ने कर दिया, बच्ची बैठी है, आई गोली और सीधे उसके छाती किसी के सर में लग गई। और ऐसे लोग चला रहे हैं जिनको बंदूक हैंडल करना नहीं आता ना, मतलब अगर वो तो अगर झटका भी मारे तो ना साध पाए। अब आपने आसमान में गोली चलाई तो कहीं ना कहीं तो वो गिरेगी। बिल्कुल बिल्कुल वो जाएगी, वो प्रोजेक्टाइल तो है ही उसका। तो होती ऐसी मौतें, बहुत ही मौतें ग्वालियर में। शराब पी के चला दी किसी ने तो वो ऐसी जगह ऐसी होगी, बंदूक सामने लग गई गोली, तो बुरी स्थिति है भाई। तो ये चीज़ें तो मतलब टब तो काफ़ी सुधार है, प्रशासन की शक्ति है तो चीज़ें काफ़ी सुधार है, पर पहले बहुत ही गंदगी थी इस चीज़ में, बहुत गंदगी थी। अर्पण भाई एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और शायद लोग लगता है कि बहुत अंडर द कारपेट लोगों के जहन में होती है तो दिमाग में नहीं आता है कई बार, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है वो है कि ये जो बहुत युवा लड़का है ना 18, 19, 20, 25, 21 साल का, या अभी कॉलेज में ही है, ये किसी न किसी नेता के लिए नारेबाजी कर रहा है, अपना गाड़ी भगा रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। कोई उसको पूछ ले जाके भाई तू क्यों कर रहा है, क्यों मिल रहा है? ये जो यूथ पॉलिटिक्स के नाम पर जो बहुत सारा युवा मोबिलाइज हो रहा है, क्या फ्यूचर है इसका? देखिए मुझे लगता है कि ये
ये चीज़ नैतिक जिम्मेदारी हर एक नेता को तय करनी चाहिए अपनी, कि आज जिस अंचल में हम रह रहे हैं वहाँ रोजगार नहीं है, विकास आम महानगरों में हम 4 महानगर मध्य प्रदेश के हैं, हम चौथे नंबर पर हैं। सही बात। जबलपुर भी हमसे आगे, जबकि दिल्ली के सबसे नज़दीक हम हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रधानमंत्री से लेके सेंट्रल मिनिस्टर बड़े बड़े लोग रहे, आज भी हैं, पर हमारे यहाँ रोजगार क्या है? रोजगार ज़ीरो है। जितने भी बड़े फैक्ट्रियाँ रहीं, जितनी बड़े मिल्स रहीं, जेसी मिल लें हम, या ग्वालियर शूटिंग रहे, या तमाम जितनी बड़ी बड़ी हैं सब बंद हो गई। मालनपुर का जितना ही बड़ा कैडबरीज एडबरीज एक दो छोड़ दे सर्वाइव कर रही, बाकी वो भी मैक्सिमम बंद हो गई। बामर इंडस्ट्री लिए भी सत्यानाश हो चुका है। तो अब जब जहाँ रोज़गार नहीं है वहाँ पे आप पॉजिटिविटी की बात कैसे कर सकते हो? वहाँ का यूथ जो है, यहाँ का मैक्सिमम यूथ जो ठीक ठाक फैमिली से, जो समझ रहा है कि उसके परिवार ने, जिनकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, जिन फैमिलीज़ की, जिनने पढ़ा दिया, बच्चे समझ गए टाइमली, मदर फादर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, समझ रहे हैं, वो बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, नौकरी कर रहा है। जो यहाँ रह जा रहे हैं, जिनकी शहर बड़ा एक्सपेंड हुआ, सब कुछ हुआ, ज़मीनों के रेट बढ़ गए, रेट बढ़ गए, पैसा आ गया। पैसा आ गया तो उनने क्या करें, पैसा और फलाना इन्होंने होटल बना दिया उसमें, या फलाना कुछ खोल दिया, इसको संभालने क्या चाहिए, तो बेटा को नेता बना दो। ये धारणा हुई परिवार को। पर उनकी होड़ करते हुए उसकी बराबरी के लड़का जो कर रहा है, जिसपे कुछ नहीं है, जिसके माता पिता साधारण से इंसान है, जिसका फादर नौकरी कर रहा है 10:30 से 5 बजे तक की, वो कैसे होर्डिंग पोस्टर लगा रहा है? कि नेता सोचे तो, जो उनको अपनी रैलियों में स्वागत करा रहा है या होर्डिंग लगवा रहा है, इनने कभी सोचा है कि भाई ये फलाना है, अर्पण राउत है, तो ये क्या है, ये कैसे मेरे 50 पोस्टर लगा दिए इसने, कैसे ये 10 गाड़ियाँ लेके मेरे पीछे घूमता है सुबह शाम, कैसे ये फ्लाइट का टिकट लेके हर जगह घूम रहा है। ये आपको ये सोचना चाहिए, आप कैसे लोगों को, ऐसे लोग फिर अपने सर्वाइव करने के लिए ठगी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लाइजनिंग कर रहे हैं सिस्टम में। मतलब वो सिर्फ नेता के करीब रहने के लिए अपने आप को, हाँ, सिर्फ दिखाने का ऑफर, उससे लाइजनिंग कर रहे हैं, सिर्फ शक्ल दिखा के। और इस चीज़ का फायदा क्या ये लोग बाहर उठाते हैं? अरे वही लाइजनिंग कर रहे हैं, हाँ, कि भाई साहब हम तुम्हारा काम करा देंगे सबका। यहाँ पे शहर में ऐसे आपको इतने मिलेंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, और आज उनकी आलीशान कोठियाँ, गाड़ियाँ आप देख के आपके आगे फटी रह जाएंगी। ये लोग क्या, मुझे लगता क्या आदर्श स्थापित कर रहे हैं समाज में, कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ नेताओं के पीछे घूम रहे हैं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है जीवन के प्रति, ना समाज के प्रति, सिर्फ ऐसे काम करके वो आज बड़े भारी नेता बन गए। तो ये उस लड़के को क्या बोलें जो 17-18 साल का है? ये तो चलो नेताओं की बात है, जाहिर बात है कि उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इसके लिए बाध्य नहीं है कि भाई वो सबका ख्याल रखें। वो कहने के लिए तो अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखें, बट उसको क्या बोलें यार? वो जो बच्चा जो है वो 50 लोगों की में एक छोटा सा फोटो लगवाने के लिए जो है अपनी पॉकेट मनी पूरी न्यौछावर कर दे रहा है। अब ये सबसे बड़ी बात, ये तो परिवारों को समझना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। दूसरी बात, एक समाज को तय करना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहता है। यार ये बहुत कमाल चीज़ नहीं है कि आप किसी के नेता का बेटे का जन्मदिन है और शहर में आपको कोई होर्डिंग नज़र ही नहीं आएगा, सारे एडवर्टीजमेंट छुप जाएंगे, सब चीज़ हो जाएगी, सिर्फ ही आप पूरी रोड पे चले जा रहे हो तो वही है। मतलब अगले दिन ट्रकों कचरा निकल रहा है, एक दिन के लिए इतना खर्चा, ये क्या है? ऐसा कहा जाता है ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बन रहा है, तो नेता का बेटा नेता ही बनेगा, क्योंकि और उन्हें उससे अपनी विरासत संभालने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता है नहीं है। तो आजकल नेता भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं कि उन्हें मालूम है कि ये सब जितना मैंने जो अपना साम्राज्य फैला दिया है, तो इसको कैरी करने के लिए बेटे को अभी से डेवलप कर दिया जाए। तो बाप के इशारे होते हैं और उनके चाटुकार होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी की राजनीति में अपने आकाओं को मान लेते हैं, और उसकी खामियाजा हमेशा ग्वालियर भुगतता है, भुगतता रहेगा वो। नहीं, ये बहुत बहुत ज़्यादा दुखद है। हाँ। मुझे याद है मेरे साथ के कुछ हम लोग साथ में था कोई कि तो नेता के बेटे हैं, उनका दोस्त है, ये चीज़ है कि शुरू में हम ये काम दिलाएंगे, वो काम दिलाएंगे। धीरे धीरे वो उस उम्र पे MBA करने गए कि जब उनके बराबर के लोग फैकल्टी थे कि भाई कुछ नहीं हो रहा यहाँ से, अब
अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, उनके भरोसे नहीं बैठ सकते। और इक्का दुक्का काम दे दिया उससे आपका जीवन तो चल नहीं जाएगा। ना तो आप एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए ना आप एलिजिबल हो, ना ही आपकी एजुकेशन है, ना ही आपका बैकग्राउंड है, ना ही आपके पास बैकिंग है। आप सिर्फ और सिर्फ किसी की सिफारिश से आपने एक ठेका ले भी लिया तो उससे तो आपका जीवन तो नहीं कटेगा। जीवन नहीं कट पाएगा। ये तो खुद में भी सोचना ही चाहिए लोगों को। सही है। हाँ। तो इस सब को, इस पूरे, जब ये सब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यूथ पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों में, तो आप बताइए कि भाई यहाँ राजनीति का आधार क्या है? ग्वालियर अंचल में मुझे लगता है कि ज़्यादातर अपने इस बेल्ट में सबसे बड़ा आधार जाति है और समाज। लोग मतलब लंबे समय से आप देखेंगे कि यहाँ पे समाज और जाति और धर्म को लेके राजनीति इतने निम्न स्तर पर जा चुकी है कि कई बार काबिल व्यक्ति को न देखते हुए हम जाति और धर्म के नाम पर ऐसा व्यक्ति को चुन लेते हैं कि जो समाज और उस विकास के लिए कहीं भी मायने नहीं रखता वो आदमी। इस अंचल में आप देखेंगे कि हर समाज और हर उसके मतलब कुछ जो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं कि जाति और धर्म के नाम पे एक अपना संगठन खड़ा कर लेते हैं। हाँ। और वोट बैंक के ठेकेदार बन जाते हैं और ऐसे लोग इस सिस्टम की, इस पॉलिटिक्स में लाइजनिंग पे उतारू हो जाते हैं। हाँ। आप देखेंगे कि इस अंचल में इतना शांत अंचल था, इतना सब कुछ बड़ा इजी सब चल रहा था। इसमें योजनाबद्ध तरीके से 2 अप्रैल को 2018 में 18 की बात है, कब की बात है कि दलित वर्सेस सवर्ण की लड़ाई हुई है, गोलियां चली, सब हुआ, समाज में खाई सी पैदा कर दी गई योजनाबद्ध तरीके से। किसी को पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, एक रात में लोग निकलना शुरू हुए और यहाँ पे आते हैं, मारपीट होती है, दंगा फसाद शुरू होता है, यहाँ गोलियां चलती हैं, सब होता है। एक वो नासूर सा बन गया अंदर ही अंदर। हर चुनाव पे वो चीज़ उससे उखाड़ देते हैं। एक ज्वालामुखी तरफ फटती है, समाज में 2 फाक हो जाते हैं। ये कभी नहीं था ग्वालियर में। और राजनेता अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए दोनों पक्षों को पीछे से सपोर्ट करते हैं। तो ये इस समाज, इस देश, शहर के विकास के लिए और एक पॉजिटिविटी माहौल के लिए सबसे बड़ा नासूर पैदा कर रही है। ये तो है, बहुत अलग लेवल की टॉक्सिसिटी है और इसको फ्यूल भी वही लोग कर रहे हैं। सिर्फ वहाँ नहीं, अब आप नोटिस करना, आप इंस्टाग्राम पे हो चीज़ें, और अगर आप कहीं, आपको लोकल जो भी क्रिएटर्स या पेजेस हैं वो अगर आ जाएंगे, तो आज की डेट में हर जाति अपने आप को इतना ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है रील्स के अंदर। मतलब आप सोचो कि ये, मतलब आज हम 2025 में बैठकर हम ये बात कर रहे हैं कि साहब कि फलानी जाति से हम आते हैं तो हम ऐसा है, फलान ये चीज़ है। हर कोई अपने आप को ऐसा बता रहा है कि साहब हम ही हैं, हमसे दुनिया है। तो ये जो, और ये कौन लड़के हैं? कोई ऐसा नहीं, हमारे आपके जैसा नहीं है, ये वही है 17-18 साल के लड़के। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हर कोई कुछ ना कुछ बेचने निकला है समाज में या शहर में। हर कोई दुकानदार है, बेचने निकला है। आप पे क्या अच्छी चीज़ें बेचने के लिए, आप पे क्या अच्छी चीज़ें बेचने के लिए? हम पे कुछ नहीं है। हमें क्या बेचें? तो हमें मतलब इजीली आदमी किस में ट्रैप हो जाएगा, कैसे मिल जाएगा वो। तो ये कि अब समाज का नाम शुरू कर दो, अरे तू भी मैं भी ठाकुर, तू मराठा मैं मराठा, तू फलाना सक्सेना मैं सक्सेना, तो ईजी हो जाता है। अरे वो तो अपना ही, वो तो अपना ही है। तो ये करके क्या होता है कि आदमी मास कनेक्ट करने लगता है, जोड़ रहा है लोगों को इस बहाने। करेक्ट। और एक उन्हें एक अलग सा एक डोपामिन दे रहे हैं। हाँ, डोपामिन के साथ साथ ऐसे ड्रग कर रहे हैं भाई, आप मेंटली आप ड्रग ही कर रहे हो ना उनको, कि भाई ये आपका ख्याल रखेंगे, जब भी मौका पड़ेगा आप यहाँ आने का। आप सोचिए, आप किस किस लेवल पे अलग अलग हो गए। आप हिंदू मुस्लिम पे आप हो चुके, दलित सवर्ण के नाम पे आप हो चुके, अब जातियाँ भी आपने उपजातियाँ इतनी कर दी हैं, ओबीसी अलग हो गए, फिर ओबीसी में भी अलग अलग हो गए, तो गुजर है मैं यादव हूँ। तो ये आप देखो, इस सोसाइटी में कभी विकास की बात नहीं हो रही है, कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही है, जो डेवलपमेंट चल रहा है उस पर सवाल उठाने की क्षमता खत्म हो गई है। बिल्कुल। आप यदि कोई भ्रष्टाचारी है, यदि वो फलाना किसी कौम विशेष से है, तो लोग उसका साथ देने पे आ जाएंगे, साहब हमारी कौम का उससे अत्याचार हो रहा है। ऐसे कैसे? तो ये प्रोटेक्शन मिल रहा है, मुद्दे ही भटक गए हैं लोग। बिल्कुल। तो ये बहुत घातक है आने वाले समय। और इसी चीज़ को देखते हुए मुझे भी ऐसा लगता है कि समाज में भी ना एक बहुत बड़ी खाई भी आ गई है। मतलब कि एक वर्ग है जिसे इस बात से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, और एक वर्ग है जो इसी में जी रहा है, इसी में मर जाएगा। तो ये तो भाई गजब ही समाज आ गया है। तो ये तो रही समाज की, क्राइम की और पॉलिटिक्स की बात है। एक चीज़ जो मुझे आपके बारे में बहुत ही इंस्पायर करती है वो है आपकी फिटनेस का
आई वोंट से जर्नी, बिकॉज मतलब मैंने तो आपको जब से देखा है आप कुछ ना कुछ एक्टिव बने ही रहे हो, कोई ना कोई चैलेंज लेते रहते हो, कुछ भी करते रहते हो. सो फॉर द फर्स्ट टाइम जब मेरे को आपके बारे में पता चला था, और दैट वाज ड्यूरिंग कोविड, जब आप रोड रनर्स करके, मतलब यू वर रोड रनर्स, क्या था वो? एक्चुअली क्या होता था कि सैटरडे संडे, मतलब एक अपने संडे शाम चुन ली थी दोस्तों ने, 3-4 दोस्तों ने. तो हम शिवपुरी लिंक रोड है, नया बना था, तो उसमें सर्विस लेन जो होती है तो वो बड़ी इजी थी और लाइट वाइटें लग गई थी. रात में हम लोग क्या करते थे, मिलते थे वहाँ, और वो पूरा चिरवाई नाके से और अपने विक्की फैक्ट्री से चौधरी ढाबे से दौड़ते हुए जाते थे. वहाँ अपना खाना खा के फिर लौट के आ जाते थे गाड़ी में बैठ के. दैट इज़ अराउंड लाइक 8-9 किलोमीटर्स के आसपास होगा. हाँ 8 किलोमीटर्स. तो अब वो चला तो फिर जैसे डाल दिया फेसबुक पे कि हम गए. अभी ऐसा हुआ तो फिर 2 लोग तो आ गए, 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए. यहाँ पे बड़े फिटनेस फ्रीक हैं अपने मध्य प्रदेश के, कैडर के IPS है संतोष कुमार सिंह, अपने SSP ग्वालियर रहे, उनसे मेरी अच्छी थी. तो मैंने उनको बताया कि ऐसा आप जाते हैं. वो गजब के रनर हैं, मतलब वो तो फिटनेस में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है. मतलब वो बड़ा इंस्पायर करते हैं मुझे. तो वो तो दौड़ते हुए पनिहार पहुँच जाते थे 30 किलोमीटर अकेले ठंडों में. कैप लगाया उनने, अपना शॉर्ट्स पहने और दौड़ते हुए पनिहार थाने चले गए. तो वो जुनूनी आदमी. तो मैंने कहा कि आप भी आइए, कहता ठीक है डन. तो वो आए तो फिर एक ट्रेंड शुरू हो गया कि वो आए तो मैं हर बार किसी ना किसी को लेके पहुंचा था सैटरडे शाम को. तो दौड़ना, तो उसमें एक IPS स्टूडेंट, हाउसवाइफ, केले बेचने वाला, क्या बात है, मोची, क्या बात, सब आते हैं, सब अपनी अपनी उससे आ रहे हैं, अपने अपने तरीके जूते पहन के आ रहे हैं, कोई चप्पल पहन के आ रहा है. वो 2 लोगों से शुरू हुई कहानी 250 लोगों पे पहुंची. 250 लोग दौड़ते थे उसमें फिर. और फिर आखिरी में फिर हम क्या करते थे कि जो भी जिसको भी हम लेके आ रहे थे, जैसे संतोष सिंह जी आते थे या कोई और आता था, तो फिर आखिरी में उनको एक मोटिवेशनल एक 15-20 मिनट का हम एक सेशन रखते थे. केले और ड्रिंक विंक थोड़ा बहुत करते थे. वो इतना पसंद हुआ कि फिर हम फोर्ड पे करने लगे, हफ्ते में 1 दिन कर लें. तो बहुत ट्रेंड में लोगों ने. फिर कोविड आ गया, सब आ गया, तो थोड़ा सा फिर अपने उसको थोड़ा सेटल हो गया चीज़. अभी कौन से नए चैलेंजेस? आप अभी पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं? अभी जब करने के बाद, जब जिम तो मैं जाता ही था, फिर जब लगा कि कुछ अब नए चैलेंज लेने की आदत है, तो फिर लगा कि यार पावर लिफ्टिंग करेंगे अब. तो फिर मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की. तो डेड लिफ्ट में लोग कहते हैं कि उम्र हो गई है तुम्हारी, 40+ हो चुके हो, 43 के हो, और इतना वेट मार रहे हो, तुम्हारी लोअर बैक का ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे घुटने ऐसे हो जाएंगे. का मुझे लगता है कि ये एजुकेट नहीं है लोग फिटनेस को लेके. मतलब जो पुरानी बातें आने लगी, वो तो पहलवान था तो उसके घुटने ही चल नहीं पाता वो. तो मुझे लगता है कि फिटनेस के लिए सोसाइटी को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है. फिर मैंने वेट लिफ्टिंग मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं की थी. मैंने 40 के बाद स्टार्ट की. फिर मैंने गोल्ड मेडलिस्ट रहा मैं डिवीज़न में यहाँ पे. क्या बात. यस, मेरी डेड लिफ्ट 190 kg तक रही. कमाल. और 200 मैंने टच किया, अपने डेड लिफ्ट टच किया. 170-180 मैंने स्क्वाट मारे, और 135-140 मैंने बेंच प्रेस मारी. तो मैं एक टाइम पे जब आया तो मैंने चैलेंज ले लिया, और फिर मैंने 2-3 बार मैंने गोल्ड मेडलिस्ट रहा डिवीज़न पे ग्वालियर चंबल में. क्या बात है. तो हाउ मेनी डेज यू वर्कआउट इन अ वीक? 7 दिन. 7 दिन? हाँ, 7 दिन खाना खाता हूँ, 7 दिन सोता हूँ, तो 7 दिन वर्कआउट. यार वो रिकवरी और वो सब, ये सब कहने की बात है, सब माइंड सेट है आपका. कुछ सीरियसली? हाँ, कुछ नहीं है. आज मैंने यदि आर्म्स किए हैं और तो कल मैं लेग्स करूँगा, तो उससे क्या रिकवरी है? ओके. हाँ, तो मतलब मैं तो नहीं मानता. लोग जो भी बहुत, मैं बताऊँ कि हर लेवल की अलग अपनी अपनी स्टडी है किसी की. कोई कहता है कि वे प्रोटीन से ये दिक्कत है, कोई कहता है क्रिएटिन से ये दिक्कत है, कोई कहता है प्री वर्कआउट ले, कोई नहीं ले. तो आपकी बॉडी को जो सूट कर रहा है और आप ठीक हो मेंटली फिजिकली, तो मुझे लगता है जो आप पे सूट करता है वो करिए आप. तो ओके. तो और मैं सब खाता हूँ, सब करता हूँ. अच्छा, मतलब वो कोई डाइट? मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उबला हुआ ही खाऊंगा या मैं रोटी नहीं खाऊंगा. नहीं, रोटी खाऊंगा पर रागी खाऊंगा, जौ की खाऊंगा. ओके. ऐसा है मेरा खाना. थोड़ा उसको रिमिक्स कर दिया है, अपग्रेड कर दिया अलग चीज़ों में, तो ऐसा कर लिया. ब्यूटीफुल. अब आगे जाके सोचा है कि अब ये इतना सब हो गया है,
रनिंग भी कर ली तबीयत से, 15-20 किलोमीटर रनिंग कर ली, लिफ्टिंग कर ली। अब फ्यूचर में सोचा कि तो उसके लिए टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ मैं, आयरन मैन के लिए मैं करूँगा कि कैसा हमारी कुछ बात होता है। हुई थी। हाँ, बात में पूछा भी था इसलिए आपसे, आपका पॉडकास्ट देखने के बाद कि एक आयरन मैन के लिए मैं एक बार कोशिश तो करूँगा। आप पूरी तरीके से मतलब आप जितना कर रहे हो ना रूटीन, आयरन मैन आराम से हो जाएगा। हो सकता है, और हाफ जो होता है शायद वही ठीक रहेगा अपने लिए। हाँ नहीं, हाफ इज लाइक इनफ ऑल्सो। पूरा ही कर लें वही बहुत अच्छा चैलेंज है। 16 घंटे का नहीं, कितना 8.5 घंटे में ये करना रहता है। यार एक चीज़ जो आपको लगता है कि आपके काम की वजह से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो आपको बहुत संतुष्टि देता है कि यार ये कुछ मैं ऐसा कर पाया या ऐसा हो गया जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग योर जॉब। देखिए ऐसे किस्से तो बहुत तमाम हैं, पर मैं आपको दो छोटे छोटे किस्से सुनाऊंगा इसमें। कि मतलब आप एक पत्रकार हैं तो आपकी एक ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी क्या सोसाइटी के लिए, ये आ जाती है। और ये आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आप अपनी जिम्मेदारी क्या मानते हैं समाज के लिए, ये तय हो जाती है अपने आप हो जाती है। तो एक बार मैं रात में जा रहा था, 10:30 बजे का आसपास की बात हुई, छुट्टी थी मेरी। मैंने देखा कि ये जो विवेकानंद चौराहा चेतकपुरी पे जी एक ठेला लगा हुआ था, 2 लड़कियां थी नई उम्र की, 20-22 साल की, और वो चाइनीज़ वाइनीज जैसा कुछ बना के मैं देखा वो लगा हुआ था, यानी क्या कुछ तो भी नाम था, देहरादून ऐसा कुछ तो भी वो। तो मैंने देखा और फिर मैंने तो मैं थोड़ा आ गया, मैंने कि यार इससे 200 मीटर पे शराब का ठेका है, यहाँ अंधेरा है, 2 नई लड़कियाँ खड़ी हैं, कोई आएगा जाएगा क्या बदतमीजी करे कुछ करे। और ग्वालियर वैसी रात में वो लड़कियाँ बहुत नयापन था अपने, कभी रात में आपने देखा होगा कि ऐसी महिलाएं लड़की कभी नहीं होता ऐसा। तो मैं लौट के आया, उनके पास गाड़ी घुमाई, मैंने ये क्या है क्या नहीं है, तो बहाने से मैंने ये ऑर्डर कर दिया। तो बेटा कब से लगा रहे हो, क्या लगा, तो उन्होंने बताया मैं क्यों लगा रहे हो, तो उनने कि हम पढ़ते हैं इसका खर्चा निकाल लेते हैं अपना, और KRG कॉलेज में पढ़ते हैं, हम अपना खर्चा निकालते हैं। मैंने अच्छा, तो मैंने आपको दिक्कत नहीं आती? नहीं, कई आते हैं तो हम तो उनको बोल देते हैं, तो पापा आ जाते हैं, तो पापा भी आ जाते हैं, पापा बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा यार पढ़ाई के लिए ये रात भर 11 बजे तक खड़ी हैं, ग्वालियर जैसे ठंड का टाइम है, सब चीज़ है। तो मैंने एक ऐसी सेल्फी ली उन दोनों बच्चियों के साथ, और फिर मैंने उनकी कहानी लिखी फेसबुक पे। अब वो कहानी इतनी ज़बरदस्त वायरल हुई उनकी, पढ़ाई के लिए ऐसा करती है, और मैंने आइए आप इनका पढ़ाई खर्चा निकालती हो, मेहनत कर रही हैं, ये फ्री नहीं मांग रही है आपसे कुछ चीज़ें, तो उनका साथ दीजिए। मतलब मैं, आप देखो सोसाइटी में लोग समझते हैं चीज़ें। रोड जाम होना शुरू हो गई वहाँ पे, रोड जाम शुरू हो गई, 2 घंटे बचते थे कि आई, और मतलब ये कि टाइम भी बच गया। वो 6 बजे खड़ी हो रही है, 8 बजे घर लौट जा रही है, कोई सामान ही खत्म हो गया। तो वो लेट नाइट जो रुकने का डर था वो भी खत्म हो गया, माल ही नहीं बचता था उन पर। शानदार। तो वो सब चीज़ें। तो फिर नवनीत भसीन एक हमारे मित्र हैं, नवीन भाई, भोपाल में अपना खुद का चैनल चलाते हैं, उनने मेरी पोस्ट पढ़ी, बोले कि भाई हम आपसे मिलने आ रहे हैं। मैंने क्यों? कहता यार वो बच्चों को इंटरव्यू कराना है और आपका भी इंटरव्यू करेंगे हम। तो नवनीत भसीन SP था, IPS है अभी, DIG उज्जैन है। तो आज शाम को वहीं चलना है, चाउमीन खाना बच्चियों के, मैं SP साहब और वो पहुंच गए। वहाँ पहुंच गए तो बढ़िया उसका इंटरव्यू हुआ, सब हुआ बढ़िया। उन बच्चियों के लिए SP साहब ने फिर PCR वैन खड़ी कराई वहाँ परमानेंट, अच्छा, प्रॉपर सिक्योरिटी दी उनको, वो बढ़िया चला उनका, शानदार चला। पर वो कोविड लग गया तो फिर वो सब चीज़ें सेटल नहीं हो पाई। ये रहा। दूसरा किस्सा ऐसा रहा कि मैं ऐसे ही, अब पत्रकार तो अपन है ही, तो क्राइम ब्रांच यहाँ पे गाड़ी चला रही थी, SX4 मारुति की गाड़ी चला रही थी, वाइट कलर की, किसी को उठाना जाना। तो क्या है, क्राइम ब्रांच कौन सी गाड़ी चल रही, थाने में किससे कौन सी, तो एक आप एक बीइंग क्राइम रिपोर्टर, आपके एक वो रहता है, नज़र में सब चीज़ें रहती हैं। तो यार मैंने, ये तो क्राइम ब्रांच की गाड़ी है, तो उस पर नंबर लिखा था एक, वो नंबर लिखा था। तो रात में ऑफिस से फ्री हुए तो मैंने क्या, ऐसे ही बैठे बैठे, कीड़े रहते ही अपन में, तो MP ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे मैंने वो नंबर डाल दिया। वो नंबर निकला एक ऑल्टो कार का, और उसका ओनर था मिसिल स्कूल के सामने, लक्ष्मी कॉलोनी, पड़ाव। अच्छा, मैंने किया, तो ऑल्टो का नंबर ही आ रही है। और उस गाड़ी का देखने के बाद उसी रात एक्सीडेंट हुआ था यूनिवर्सिटी पुल पे, और वो गाड़ी
टो के गई और उस गाड़ी के नंबर के आधार पे झांसी रोड थाने में कार मालिक के खिलाफ FIR हो गई। अच्छा। और क्राइम ब्रांच किसी दूसरी गाड़ी का नंबर इस्तेमाल कर रही है, उनने किया और गाड़ी के नंबर के आधार पे अर्पण राउत या जो भी कार का मालिक उस पर FIR हो गई। इनोसेंट आदमी है, बुजुर्ग आदमी, 70+ आदमी, बुजुर्ग, अकेला रह रहा है, बच्चा बाहर है उसका। पुलिस पहुंच जाती है उसके यहाँ, चलो साहब आपकी गाड़ी टक्कर मारा। साहब मेरी गाड़ी नीचे कवर रखी, निकली नहीं है 3 महीने से। अरे तुम्हारी गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है। और क्राइम ब्रांच गायब वहाँ से है, क्योंकि वो ऑपरेशन करती है, बड़े छुपके सब चीज़ें कर रही हैं। हो गया, गलती से हो गया उनसे, पर उनने गलत किया कि किसी दूसरे की गाड़ी का नंबर यूज़ कर लिया और एक्सीडेंट हो गया उस दौरान, तो उसने FIR करा दी। अब उस बेचारे बुजुर्ग को लेके यहाँ आ गए। अपन ने इस ऑपरेशन लिया, अपन ने किया काम, फिर मैंने उसकी बनाई बढ़िया हेडिंग, उसकी काम किया। और उसी रात जो एक्सीडेंट हुआ, मैं रात में 2:30 बजे पहुंचा मिसिल स्कूल, पता ढूंढते हुए। पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हुई, कवर करी हुई गाड़ियाँ खड़ी। मैंने रात में कम से कम 15 गाड़ियों में कवर उठा के नंबर देखे मैंने, तो मुझे दिख गई हुई ऑल्टो नंबर वही वाला। अरे मैंने कहा, मैंने उसका कवर उठाया, अपने मोबाइल से फ़ोटो की उसके 3-4। सुबह प्रदेश टुडे की बात है, मैंने खबर लिखी कि फर्जी गाड़ी के नंबर से और बुजुर्ग को ऐसा उठाया, ये पूरी मैंने इसकी स्टोरी बनाई। संतोष सिंह SP को कर देते, मैंने बताया कि ऐसा आपकी क्राइम ब्रांच ने किया। पुलिस गई, गलती मानी, SP ने वो गाड़ी उठा के जब्त करा के बंद लाइन में बंद करा दी गाड़ी को हमेशा के लिए। वो गाड़ी सीज करा दी गई जिससे क्राइम ब्रांच यूज़ करती थी। अच्छा। वो अंकल सब परिवार लौट के आए, मतलब उनको मालूम पड़ा कि वो आज होली दिवाली, मुझे अभी होली का मैसेज बताऊंगा उनका, वो उनसे मेरा कोई वास्ते नहीं ज़िंदगी में। हर होली दिवाली मेरे यहाँ गजक का पैकेट लेके आते हैं, मुझसे मिलता है वो। आज उनकी एज होगी 75 के आसपास। ये है भी, मतलब अगर जब मैं ये ऐसे सोचता हूँ कि किसी अपने के साथ हो ये चीज़, हाँ, तो क्या करे वो? कौन बचाने? आप अगर नहीं हो, अगर अर्पण नहीं है वहाँ, तो क्या करेगा? मेरी ना, मुझे जाने एक ऐसा मेरे मन में, मतलब मैं एक भाव आ गया जीवन में इसके बाद कि मैं इसलिए करता है कि मतलब ये जो आपने लाइन बोली, मुझे लगता है कि जीवन में यदि ऐसे लोग नहीं बचेंगे तो मदद कैसे मिलेगी लोगों को। हाँ यार। तो मैं इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता हूँ ऐसे केस में, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला जाता हूँ ऐसे मामलों में। और जैसे मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे काम करते हैं जो समाज में, चाहे सुधीर सपरा जी हो, अपना विकास हो, ऐसे लोग ऐसे करते हैं, तो इनके लिए क्या ही नहीं कर दिया जाए कि समाज में ऐसे लोग सच में होने चाहिए जो घर से ज़्यादा परिवार इसके अलावा समाज के लिए सोचे हों। जब ऐसे लोग सवाल उठाना बंद कर देंगे, मदद करना बंद कर देंगे, तो समाज का क्या होगा? सही बात है। कमाल के इंसान है आप, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जो ईश्वर दे वो कर दो, अपना बेस्ट दे दो, नतीजा छोड़ दो ऊपर वाले, जो होगा सो अच्छा ही होता है फिर वो। सही है यार। थैंक यू सो मच यार अर्पण भाई, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।